बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर वाफियत से गुजरे। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाजरीन, कैसा चल रहा है, आपकी रूटीन कैसी चल रही है, उस हवाले से भी आपसे जानेंगे। आपका और हमारा साथ रहेगा 10 से 12 बजे तक, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनका तारुफ भी करवाऊंगी, डिफरेंट टॉपिक्स होंगे उस पर बात करेंगे और साथ ही ये बताएंगे बदलता मौसम जो है वो इंसानी रवैयों पे कितना असर करता है। ये आप लोगों ने आज हमसे शेयर भी करना है कि आपके रवैये जो हैं, आपके मूड स्विंग्स कैसे रहते हैं। वैसे आजकल जो है बाहर का मौसम चल रहा है, हर तरफ हम देखते हैं रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, तो उससे एक बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही होती है, बड़ी आप अच्छा फील कर रहे होते हैं जब रंग बिरंगे फूलों को देखते हैं आप और ग्रीनरी को देखते हैं, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लाइफ को एंजॉय करते रहें। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले जो है आज हमारे साथ किसा रिजवी मौजूद हैं, जो कि ब्लॉगर हैं। जिस तरह नाज़रीन आपको पता है कि सोशल मीडिया का जो दौर है उसमें हमारे जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम किसा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी फाहद कैसरानी, जो कि यूट्यूबर भी हैं और साथ ही म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं हमारा फर्स्ट सेगमेंट जो है वो आज की नेकी की बात जो है वो है। चलते हैं, देखते हैं हमारे साथ आज मजहबी स्कॉलर कौन सी बात शेयर कर रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि वक्त हमें मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब किसी आदमी का आखिरी वक्त आ चुका हो दुनिया से जाने का, तो उसके पास बैठकर दुनिया की बातें ना किया करो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, उसके पास बैठकर खुद कलमा पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसे ना कहना कि कलमा पढ़ लो। इसलिए आजकल इस सुन्नत पे अमल करना भी हमने छोड़ दिया। इधर कहा जाता है चलो जी अब्बा को वेंटिलेटर में ले जाओ, ऐसा ना किया करो। अब जब यकीन हो जाए कि अब तो जाने का वक्त आ गया है, तो कलमा उसके पास पढ़ना चाहिए ताकि इस हदीस का मिस्ताक बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी की कलाम दुनिया से जाते हुए आखिरी ला इलाहा इल्लल्लाह हुई, वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह मेरा भी आपका भी खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी नाज़रीन, वापस जो है हमारे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो किसा से मैं पूछ रही थी अभी ब्रेक में भी, मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूवर्स के साथ भी शेयर। बड़ा यूनिक सा एक नाम है, इसके क्या मीनिंग्स हैं? मोस्टली लोग जो है मेरे नाम को लेके कंफ्यूज होते हैं। मेरा जो नाम है वो बेसिकली अरबिक नेम है और इसका मतलब है चादर। चादर, बड़ा प्यारा सा नाम है। पहले मैं भी थोड़ा सा होगी कंफ्यूज कि ये क्या नाम है, लेकिन फिर मैंने कहा चले इनसे खुद ही पूछते हैं कि इनके जो नाम है वो किसने वैसे ये नाम रखा? मेरे बाबा ने। बाबा ने, ठीक है। तो फिर वो होता नहीं है समटाइम के, अच्छा अम्मा अब्बा के मशवरे से हुआ या समटाइम कि अम्मी जो है वो चाह रही होती है कि और नाम हो, अब्बा की कुछ और ख्वाहिश होती है? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे मामा बाबा दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि मेरा नाम ये इसमें। सही। अच्छा किस तरह थोड़ा आप अपने बारे में बताइएगा हमें, किस तरह जो है वो आप इस फील्ड में आई और किस तरह आपको शौक हुआ, उस हवाले से बताइएगा। जी, आजकल जैसे सारे इंस्टाग्राम जो है काफ़ी ज़्यादा इन है और मोस्टली लोग जो है उसे फॉलो कर रहे हैं और उसी को देख के अपना जो कंटेंट वगैरह है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो जब से मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट की थी उसके बाद मेरा भी दिल किया कि क्यों ना मैं अपनी डेली रूटीन्स को शेयर करूं और जहाँ जहाँ पे मैं आउटिंग्स वगैरह कर रही हूँ या जो भी मैं शूट्स वगैरह कर रही हूँ तो उससे अपना एक कंटेंट बना के क्यों ना अपनी प्रोफाइल पे दिखाया जाए। तो इसलिए मैंने फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी।
सही, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है ब्लॉगिंग? रिस्पॉन्स अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो बहुत अच्छा मिल रहा है, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली जो मुझे सपोर्ट करते हैं, इनकी वजह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सही। अच्छा, फहद से भी जानेंगे। फहद, आप अपने काम के बारे में हमें बताइए। जी, पहले तो मैंने मतलब ये काम अब तो इंस्टाग्राम, जब से पहले मैं भी यूट्यूब पे ना वीडियोस वगैरह स्टार्ट की थी, क्योंकि उस टाइम इंस्टाग्राम मुल्तान के अंदर था लेकिन नॉट फॉर वीडियोस, और मेरा स्टार्ट से कभी भी स्टिल पिक्चर के अंदर इतना वो नहीं था, मतलब इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इंस्टा को ग्रो होते हुए देखा तो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ना मतलब काम करना मैंने स्टार्ट किया। और जब से मतलब लोगों का अटेंशन स्पैम भी कम होता गया, लोग चाह रहे थे कि शॉर्ट वीडियोस हों, तो यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस के लिए सक्सेसफुल नहीं था। अब ठीक, है, अब है। अब है, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। सही। तो उसके बाद अब फिर मैं इंस्टाग्राम पे जब से आया तो मुझे यूट्यूब की निस्बत मुझे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि लोग शॉर्ट वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, उनका अटेंशन स्पैन भी कम था, कम टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनके शॉर्ट्स और वीडियोस विजुअल्स देखने को मिल जाते थे। तो इंस्टाग्राम मुझे लगा कि अच्छी जगह है और अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब मैं दोनों को मैनेज कर रहा हूँ किसी न किसी तरीके से। तो फिर किस तरह मैनेज करते हो? ये बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? उसमें ये है कि ये कोई बिल्कुल वो नहीं है, परमानेंट नहीं है कि यूट्यूब पे मुझे अपलोड करना ही करना है। अगर ऑडियंस मेरी सेम ही है, अगर मैंने उसको किसी एक प्लेटफॉर्म पे भी रोक के रखा हुआ है तो इट्स इनफ, ठीक है। और ये कि जब मैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट करता हूँ, शॉर्ट फिल्म टाइप का प्रोजेक्ट करता हूँ, तब मैं उसको यूट्यूब पे लॉन्च करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी वीडियोस के थ्रू 1 मिनट की वीडियोस के थ्रू मैं इंस्टाग्राम पे ऑडियंस को रोक के रखता हूँ, और देन मेरे पास एक अच्छी ऑडियंस होती है। देन जब भी मैं कुछ नई शॉर्ट फिल्म वगैरह या कुछ भी लॉन्च करता हूँ तो मैं उस सारी ऑडियंस को ग्रैब करके यूट्यूब पे ले आता हूँ। तो इस तरह मेरी दोनों चीजें मैनेज रहती हैं, इंस्टाग्राम भी और यूट्यूब भी। सही। तो किसा आप भी यूट्यूब पे हैं या नहीं? नहीं, अभी मैं ऑडियंस गेन कर रही हूँ, इसलिए मैं अपने इंस्टाग्राम के कंटेंट क्रिएशन पे काम कर रही हूँ। कंटेंट कैसा होना चाहिए, आप क्या समझती हैं? कंटेंट जो है बेसिक इंटरेक्टिंग होना चाहिए, जिससे लोग देख के एंटरटेन हो, ना कि बोर हो, और मोस्टली लाइक बड़े बड़े पैराग्राफ्स और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए जो पब्लिक को बोर कर दे। तो बेसिक मकसद तो उन्हें एंटरटेन करना है और उन्हें अपनी फन साइड ऑफ स्टोरीज दिखानी है, तो कंटेंट कुछ ऐसे ही होना चाहिए, एक्साइटिंग और समथिंग। हाँ, अच्छा, फिर वो ये होता है ना, थोड़ा लोगों की जिस तरह अभी हम देख रहे हैं काफ़ी मसरूफियात भी होती हैं, काम भी चल रहा होता है, वो थोड़ी देर के लिए भी अगर सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं या इंस्टाग्राम या फेसबुक जो है वो ओपन करते हैं तो उसमें उनको अगर उनकी ही पसंद के मुताबिक कोई चीज़ मिल रही है तो वो उसी को ही अप्रिशिएट करेंगे और उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली, जो भी ट्रेंड जो होता है वायरल होता है, मोस्टली लोग वही देखना चाह रहे होते हैं कि जो वायरल में जो अब जो मोस्ट हिटेड चीज़ है वही चीज़ वो देखते हैं और उसी पे ज़्यादा इंटरेक्शन आती है। तो आप आज क्या कहना चाहेंगे इस कंटेंट के हवाले से, आप क्या बात करेंगे? इसमें ये होता है कि इंस्टाग्राम ने अपना एल्गोरिदम ही ऐसा बना, आप एक दफा इंस्टाग्राम ओपन करेंगे ना, आप 1 घंटा या आधा घंटा भी स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम को, तो आप जिस पोस्ट के ऊपर आप ज़्यादा देर इंटरेक्ट कर रहे हैं या उस पोस्ट को ज़्यादा देर देख रहे हैं या उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, कमेंट्स पढ़ रहे हैं या उस पर कमेंट कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम को समझ आ जाता है कि ओके इस पर्सन का ना इस टाइप का टेस्ट है कंटेंट देखने का, तो वो आपको नेक्स्ट टाइम से उसी तरह के लोग सजेस्ट करेगा। अगर वो कोई लड़की है, उसको ब्लॉगिंग देखने का शौक है या देखना है कि ब्लॉगर्स क्या कर रही हैं, क्या चीज़ें मतलब मेकअप के बारे में क्या चीज़ें बता रही हैं, तो वो किसा को फॉलो करेंगे, ठीक है ना, किसा या मतलब और भी जितनी ब्लॉगर्स हैं, तो फिर आगे उनकी फीड पे उनको ऐसी ही ब्लॉगिंग की चीज़ें शो होना स्टार्ट हो जाएंगी उनके एक्सप्लोर पेज पे और मेन फीड के ऊपर भी ना। तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इस तरह वर्क कर रहा होता है कि आप एक दफ़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद इंस्टाग्राम खुद ही समझ जाएगा कि आपको किस तरह का कंटेंट दिखाना है। और कंटेंट में ये है कि जब भी आप कंटेंट पोस्ट करें, ये नहीं फॉर द सेक ऑफ के काफ़ी टाइम हो गया मुझे पोस्ट कर देना चाहिए, ये ना ऑडियंस सेट हो जाए। अगर आप पोस्ट लेट कर रहे हैं तो फिर वो पोस्ट वर्थ द वेट होनी चाहिए, वो पोस्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, लोग इंटरेक्ट भी करें उससे, ना कि बोरिंग हो, तो फिर वो कहेंगे इतना वेट भी करवाया और यही आना था। तो अच्छा, यूट्यूब के हवाले से भी थोड़ा बताओ फहद कि उसमें कितने फॉलोअर्स होने चाहिए या कितने उसमें जाके आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने मिनट का जो है वो आपको उसके ऊपर कंटेंट देना होता है? यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर आप अब, लेकिन यूट्यूब का ना मतलब मैं अगर कहूँगा अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी वीडियो मैक्सिमम बिना 5 to 6 मिनट की होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा आपकी वीडियो ऊपर ना आ जाए। अगर आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी है तब आप लेके जाएं 10 मिनट्स, ठीक है, वो ठीक लगती है। लेकिन जब आपका अच्छा चैनल चल जाए तो उसके बाद आपका ऑडियंस है वो आपको देखना चाहती है, वो आपको 10 मिनट भी नहीं, आपको 1 घंटा देखना चाहती है, तो आपको देखेगी।
लेकिन स्टार्ट में आपको ये करना है कि आप उन्हें पहले 5 मिनट के अंदर ही ऐसी चीजें दिखाएं कि वो आगे आपको सब्सक्राइब करने में मजबूर हो जाएं। और मैंने भी इस तरह किया, मैंने आज तक अपनी किसी यूट्यूब वीडियो के अंदर नहीं लिखा कि सब्सक्राइब मी या लाइक माय कंटेंट। वैसे तो मोस्टली यही चल रहा होता है कि वैसे यही आपको होता है ये कि होता है कि मैं बताऊं, वैसे अभी यूट्यूब वीडियो स्टार्ट होती है और वो पहले ही ये बात बोल देते हैं। हाँ, ये वो वाली बात है कि मैच खेलने से पहले वर्ल्ड कप चाहिए। ठीक है, मुझे फॉलो करें, लाजमी करें। जो है इसको शेयर तो भी करें। अगर किसी आजकल का वैसे ही दौर है, अगर किसी को आपका कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब का बटन भी नजर आ रहा है, उसको लाइक का बटन भी नजर आ रहा है। अगर उसको वो चाहता है कि यार इसका कंटेंट है, मैंने इसको फॉलो करना ही करना है, तो आपको करेगा। और वो जब खुद करेगा ना आपको सब्सक्राइब और फॉलो, तो वो इस तरह का बंदा होगा कि आप कभी भी वीडियो डालोगे वो खुद तो देखेगा, अगले 10 बंदों को भी दिखाएगा। और पकड़ पकड़ के दिखाना है उसने कि ये यार तो है, देखो। जब आप कोई चीज देखते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारे लोगों को फिर बताते हैं कि यार बताते तुम हैं, ये देखो, ऐसे ये ही है। थोड़ा इसमें अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, इसको देखो, इस पे काम कितना अच्छा हुआ हुआ बिल्कुल है, इसी तो तरह। लोग उसको फिर देखते भी हैं और अप्रिशिएट भी करते यूट्यूब हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर द वीडियोस। और आजकल तो उन्होंने शॉर्ट भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो आप 15 सेकंड के अंदर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अच्छा, कैसा लगता है फैमिली जो है वो आप इस तरफ आई तो सपोर्ट किस तरह कर रही है? होता है ना, माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, तो आपका भी इस तरह से था? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली जो है मुझे सपोर्ट करते हैं हर मामले में। और बेसिकली मेरी मामा ने कहा कि अगर आपका ये इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हो तो ज़रूर करो। उन्होंने मुझ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, उल्टा उन्होंने मुझे सपोर्ट ही किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मुझे फ्रेंड्स भी इतने अच्छे मिले हैं कि मुझे सपोर्ट करते रहते हैं और मुझे आइडियाज़ देते रहते हैं। एंड कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने बैक पुलिंग की हो या उन्होंने मना किया हो। तो आप मतलब फैमिली जो है वो सेटिस्फाई है कि आप जो जी। कर रही हैं अच्छा कर रही हैं। अच्छा, ये बड़ा जरूरी होता है, अगर पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, बिल्कुल। तो फिर बच्चा जो है वो दिल लगा के काम भी करेगा और अपना जो है वो लोहा भी मनवाएगा और कहेगा कि मुझे अप्रिशिएट भी किया जाए, मुझे सपोर्ट भी किया जाए। एग्जैक्टली, उससे Appreciation कोई कितनी जरूरी पीयर है? प्रेशर या कोई भी टेंशन वगैरह नहीं होगी। अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, वरना आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप बाहर जाके लोगों को डील कर सकें या आप अपने काम के लिहाज से कोई भी कर सकें, या किसी भी एक्सपीरियंस के लिए आपको घर से निकलना पड़ता है, आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, अगर आपको कोई गोल है वो आप अचीव करना चाहते हो, तो सबसे बेसिक चीज तो अप्रिसिएशन और सपोर्ट है कि अगर आपकी फैमिली सपोर्टिंग है देन यू आर ब्लेस्ड। अच्छा, किसी किस्म की प्रॉब्लम्स अभी तक जो आपने देखी हो कि मुझे ये पेश आ रही हैं? प्रॉब्लम लाइक कंटेंट क्रिएशन में आ जाती है कभी कभी कि समझ नहीं आ रहा होता है क्या पोस्ट करना है, कि अब पब्लिक को किस टाइप का कंटेंट देखना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये हम कर लें, उस पर ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका काम हुआ है, हुआ बहुत होता सारे है। लोगों ने काम कर भी रहे होते हैं, तो फिर भी थोड़ा सा वो हो जाता है कि आप Exactly. क्या इस और तरह का पोस्ट नया करने लाए? से पहले उसे हर तरीके से चेक करना पड़ता है कि दिस पोस्ट इज ऑल गुड, कि ये पब्लिक में जानी है और प्लस आपकी फैमिली भी है, एंड देन आपको हर एंगल से देखना पड़ता है और फिर उस पर काम करना पड़ता है। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में फहद? जिस तरह लोग बहुत सारा हम देखते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं एक ही कंटेंट पे बहुत सारे लोगों ने काम किया ऐसे ही हुआ है। है। उससे ये होता है कि किसी का कंटेंट उसमें बहुत अच्छा भी होता है जो नया नया आ रहा है, लेकिन उससे होता है कि काफी ज्यादा ना उसका कंटेंट भी बैक पे चला जाता है, क्योंकि सब वही एक ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन वो लोग इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि सब कर रहे होते हैं, वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं, जो कि मेरी नज़र में आई थिंक मैं कहूँगा कि नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने भी मुल्तान में स्टार्ट किया था तो आई थिंक जो मैं इंस्टाग्राम पे काम कर रहा था तब मुल्तान में कोई भी नहीं कर रहा था वो वाला काम। तो उस टाइम मैंने ये स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मेरा काम आ गया था टॉप पे। अब लोग वही देख के उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि 1 मिनट का फॉर्मेट ये तो अच्छा है, इसको लेके चलते हैं। लेकिन अब उनका कंटेंट थोड़ा बैक पे होता है क्योंकि सबने ही वो चीज स्टार्ट कर दी है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप इसलिए कर रहे हो कि सब कर रहे हैं तो आई थिंक आप नहीं कर पाओगे ये। अगर आप कुछ ऐसा लेकर आते हो, आप ट्राई जरूर करो, मैं ये नहीं कहता कि आप ट्राई ना करो। उस ट्राई करने से होता है कि इंसान डिस्कवर करता है। मैंने भी ऐसी बहुत सारी चीजें की हैं कंटेंट क्रिएशन के अंदर जो कि मैंने ट्रेंड को फॉलो करते हुए की हैं, तो उसमें मुझे नहीं मिली इतनी सक्सेस वगैरह, या मुझे नहीं मजा आया, वो करने में भी नहीं मजा आया और वो आएगा भी नहीं। वो आप बना जरूर हो कि आपको दिल से आप सेटिस्फाई नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है कि यू आर कॉपिंग समवन, यू आर ट्राइंग टू बी समवन। आप जितना भी कोशिश कर लो ना अपना स्टाइल लेकर आने की, लेकिन अगर आपने किसी का कंटेंट देख के वो चीज करना स्टार्ट की है तो आई थिंक आपके अंदर एक इन्फ्लुएंस नजर आ जाएगा उसका, वो भी काम हो जाता है। लेकिन मैं यही प्रेफर करता हूँ कि आप कुछ जरूर ट्राई करो, उसी ट्राई करने के अंदर ना आप डिस्कवर कर लेते हो चीज को। सही। अब मैंने व्लॉगिंग जब स्टार्ट की थी तब व्लॉगिंग के बीच में मुझे ये सिनेमैटिक्स वाली चीज मिली थी, फिल्म मेकिंग वाली चीज मिली थी।
ठीक स्टार्ट मैंने ब्लॉगिंग से किया था। ठीक है, और ब्लॉगिंग उसके वाज बाद- नॉट माय टाइप, ठीक है ना, मैं नहीं हूँ ब्लॉगर और ठीक मैं है। उतने अच्छी तरीके से नहीं फेस कर सकता कैमरे को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक तो मैंने चीज ये सीखी कि मैंने वो कैमरा को फेस करना भी सीखा। ठीक। अगर मैं कैमरा को फेस करना ना सीखता तो शायद आपसे बात भी ना इतने ठीक तरीके से कर पाता। कॉन्फिडेंस लाना बड़ा जरूरी Confidence है, लाना और बहुत खुद में जो जरूरी है खुद एतमादी अगर वो है तो आप फिर कुछ भी कर सकते सबसे हैं। बड़ा मेन प्रॉब्लम ये होता है यूट्यूब वीडियो बनाते हुए कि जब फर्स्ट टाइम आप वीडियो बनाते हो आप अपनी आवाज रियलाइज करते हो, आप कहते हो ये मेरी आवाज कितनी बुरी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है यूट्यूब वीडियो बनाते हुए ना, फर्स्ट यूट्यूब वीडियो में कि यार ये तो वीडियो नहीं अपलोड करनी, मेरी आवाज तो बहुत ही ये है वो है इस तरह। हाँ, खुद को ही थोड़ा वो हो जाता है कि आप हाँ। कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना चाहिए मुझे। उसमें जो बात उसमें ये होता है कि फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए आपके पास, जो कि मेरे पास थी। लेकिन इस तरह होता है अगर आपका फैमिली सपोर्ट है ना, आपको बाहर कोई भी बंदा कुछ भी कह रहा हो ना, तो आपको ये होता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है कि जब मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है तो फिर मुझे क्या मुझे जरूरत क्या, है कि मैं क्योंकि इधर मैंने उधर भी लोगों की बातें इस सुनूं। तरह ही था कि मेरा स्कूल में होता था इस टाइप की चीज ना, मेरे साथ स्कूल में काफी बच्चे जो होते थे 9th 10th के, आपको पता है होते हैं, तो उनको होता था कि वो ये ब्लॉग्स बनाता है, क्योंकि मैं ट्रिप पे जा रहे हैं या कोई भी स्कूल का फंक्शन है, एवरीवन इज एंजॉयिंग और मैं एवरी टाइम ऑन कैमरा हेलो बोल दो कैमरा में प्लीज यार, तो वो थोड़ा सा होता था उनके लिए कि यार क्या ये लगा हुआ है अपने ही मजे। ठीक है, लेकिन ये था कि मुझे था कि खैर मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो इट्स ओके, मतलब मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है, आपकी तरफ से भी मतलब ये था कि फैमिली की फुल सपोर्ट थी। फैमिली की फुल सपोर्ट थी। तो मार्केटिंग की तरफ कैसे आए कि आप सोचा कि अच्छा मुझे अब जो है फिल्म मेकिंग भी करनी चाहिए, शॉर्ट्स फिल्म भी बनानी चाहिए, लोगों के सामने कुछ नया लाना चाहिए, उस हवाले से भी बताइएगा। मेरा हमेशा ये होता था कंटेंट में ना, जो कि मुझे अच्छी बात लगती है कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ ना, तो मेरा ये होता है कि नेक्स्ट टाइम ये वीडियो वापस कभी नहीं बनेगी, इस तरह की वीडियो वापस कभी नहीं बनेगी, कुछ आएगा तो न्यू वीडियो आएगी। अब मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग भी इस वजह से कम हो गई और मेरे यूट्यूब पे भी पोस्टिंग इस वजह से कम हो गई है कि मैं हमेशा यही सोच रहा होता हूँ कि अब जो पहले कंटेंट बना दिए मैं वापस बना तो सकता हूँ, वैसी रीच भी वापस आ जाएगी, लेकिन मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ एक दफ़ा बना दी है। सही। तो मैं हमेशा यही ट्राई कर रहा था। पहले मैंने फैशन फिल्म से 1-1 मिनट की वीडियो से स्टार्ट किया, तो उसके बाद मैंने कहा शॉर्ट फिल्म की तरफ जाना है, शॉर्ट फिल्म बनाई, तो अब मेरा नेक्स्ट गोल ये है कि मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है, मतलब रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे उन लोगों से खुद जाके इंटरव्यूज लेने हैं, डॉक्यूमेंट्रीज करनी है, ऐसे इंसिडेंट जो लोगों के सामने नहीं है और बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ मसलों पे डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है, मतलब जो हमारी सोसाइटी के अंदर है। अब मेरा नेक्स्ट गोल ये है कि डॉक्यूमेंट्रीज पे काम करना है मैंने शॉर्ट फिल्म के अलावा। सही, चलें ये तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक, Thank you so आपके लिए दुआ गो है। अच्छा से आप बताओ किस तरह आप देखती हो कि अभी मुझे आपके क्या गोल्स हैं, आपने जो है और क्या करना है, सिर्फ इसी पे ही काम करना है या कुछ और प्लान्स भी हैं? स्टडी के लिहाज से मेरे और भी प्लान्स हैं। मैंने आगे पीएचडी अपनी इंग्लिश लिटरेचर में करनी है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें है, और इसके अलावा मैंने सीएसएस के लिए भी एक बार ट्राई करना है, एंड देन उसके अलावा साथ साथ इसे भी लेके चलना है क्योंकि देखिए देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग राइट नाउ कि आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ है, आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, तो मैंने अपने कंटेंट के थ्रू वो जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने हैं, लाइक अपनी पब्लिक के साथ, अपनी जो इंस्टाग्राम एक पूरी फैमिली बन जाती है, लाइक जो आपके फॉलोअर्स हैं कंटिन्यूसली 24 आवर्स आपको देख रहे होते हैं, जी वो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपके साथ, तो उन्हें अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह जहाँ पे भी जो मेरी लक होगी जहाँ पे भी लेके जाएगी इंशाल्लाह वहाँ जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह अभी हम मुल्तान के हवाले से भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर कितनी मुश्किलात हैं, फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं है, किस तरह फिर काम करती हैं, इस पर बात हम करेंगे, लेकिन नाज़रीन हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। किसा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ फाहद भी हैं। आज हम सोशल मीडिया से के हवाले से भी बात कर रहे हैं, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा ब्रेक पे जाने से पहले मैं किसा से बात कर रही थी कि किस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, आप समझती हैं कि मुल्तान में और काम होना चाहिए, मुल्तान को प्रमोट करना चाहिए, उस हवाले से बताएं। मुल्तान में बेसिकली स्टूडियोज़ नहीं है, लाइक आपको शूट के लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा ढूंढनी पड़ती है और आपको सोचना पड़ता है कि यार इस लोकेशन के लिहाज से मुझे किस टाइप का शूट करना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि हमारा जो कंटेंट है और जो हमारी लोकेशन होती है वो मिसमैच हो जाती है, तो ज़्यादा पब्लिक इंट्रैक्शन नहीं आती क्योंकि पब्लिक को वही चीज़ अच्छी लगती है जो मतलब सेटिस्फाई कर रही हो उनकी बेसिक नीड्स को, कि जैसे वायरल थिंग्स जा रही हैं, जैसे बाकी सारी वीडियोज़ हैं वैसी होनी चाहिए, लाइक आई कैचिंग जो है वो देखनी पड़ती हैं। जी।
जाहिर सी बात है यहाँ पे लोकेशन मुल्तान जो है शहर है, यहाँ पर बहुत सारी चीजों को हमें फेस भी करना पड़ रहा होता है, प्रॉब्लम्स भी काफी आ रही होती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे फहद? इसके अकॉर्डिंगली मैं तो बहुत ज्यादा मतलब डिसहार्ट हो जाता हूँ अक्सर, मतलब बनाने में ही ना मतलब वो हो जाता हूँ कि अगर मुझे कोई लोकेशन चाहिए ना तो मैं वो देखने मैं तो स्पेशली मतलब 2 दिन पहले ही निकल जाता हूँ ना कि मैं लोकेशन चेक करूँ कि यहाँ पे हो सकता है। फिर लोकेशन मिल गई, नेक्स्ट मरहला वहाँ पे परमिशन ले, फिर वहाँ के लोग जो होते हैं वहाँ पे कोई सालों साल नहीं आएगा, या वहाँ पे आप बिलीव करें कि मैं एक जगह वीडियो शूट करने का, वो म्यूजिक वीडियो का शूट था, तो हम वहाँ पे म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं और वो आए और उन्होंने हमें कहा कि ना आप यहाँ पे वीडियो नहीं शूट कर सकते। तो हमने तो ठीक है, हमने रिस्पेक्टफुली हमने कहा ओके कोई इशू नहीं, और मैं वहां से निकल रहा हूँ और वहां पे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे लड़के मतलब अपनी मोबाइल से टिकटॉक्स वगैरह बना रहे हैं। तो मैंने कहा वही ये क्या चल रहा है। तो यहाँ पे इस तरह का होता है कि अगर आपके पास कैमरा है तो मतलब नहीं आप नहीं शूट कर सकते, अगर मोबाइल है तो आप शूट कर सकते हैं। ये भी एक मसला हो जाता है। मेन तो लोकेशंस का है कि वो नहीं है। अच्छा, काम तो वही हो रहा है, अगर कैमरे से भी कर रहे हैं या अगर आपके पास कैमरा है तब भी आपने वही काम शूट कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल पे हैं तो तब भी तो वो कैमरा ही यूज करके आप ये काम कर रहे हैं। ऐसे ही है। ये यहाँ पे ये बहुत मसला है लोकेशन का, एक तो ढूंढना, फिर परमिशन लेना, और ये भी नहीं है कि कोई स्टूडियोज वगैरह भी नहीं है यहाँ पे मेनली कि हम जहाँ पे शूट कर सकें, इंडोर वगैरह शूट, लाइट्स वगैरह। और फिर मुझे तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि यहाँ पे चीजें रेंट आउट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब मैं सारा इक्विपमेंट खुद नहीं लेके रख सकता अपने पास। मैं ले लेता हूँ, मैंने तकरीबन ही सारा अपना इक्विपमेंट लिया हुआ है क्योंकि मुझे पता है मुल्तान में नहीं मिलेगा मुझे कहीं से भी। तो वैसे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई बाहर से आते हैं फिल्म मेकर्स, क्योंकि आते हैं यहाँ पे ना काफी ज्यादा, अभी रिसेंटली भी काफी आए हुए थे शॉर्ट फिल्म वगैरह शूट करने के लिए, तो वो मेरे से बड़े कंसर्न थे कि यार यहाँ पे लाइट्स ही नहीं मिलती रेंट आउट करने के लिए, क्योंकि स्टूडियो लाइट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो वो आपको यही होता है कि आप रेंट आउट कर लो तो वो आप ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपकी डेली यूज में नहीं आ रही होती, तो आपको रेंट आउट करनी पड़े। वो भी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। और यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से भी लोग काफी कम है जो कि मतलब सेम टाइप ऑफ कंटेंट बना रहे हों। फोटोग्राफर्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मुझे वीडियो में कोई ढूंढना है तो आई थिंक मेरे लिए बहुत मुश्किल है, जो कि मुझे शूट पे असिस्ट वगैरह कर दे, या कोई मेरे साथ, अगर मुझे कोई मुश्किल पेश आ रही तो मुझे उससे मैं पूछ लूं, इन पर्सन पूछ लूं। लेकिन यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। क्या समझते हैं टीम वर्क जो है वो कितना जरूरी है? टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है ना इस काम के अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि सारा काम मैं खुद कर लूंगा। स्टार्ट में मैंने ये बर्डन खुद लिया भी था, लेकिन मुझे थोड़ी आदत है कि मैं कर लेता हूँ। मेरे लिए एक ये चैलेंज होता है, जब तक मेरे काम में मेरे पास चैलेंज ना होता मैं आई थिंक नहीं कर सकता काम ही। तो मेरे ये होता है कि ये भी कर लूंगा, ये खुद करना है, ये खुद करना है। लेकिन अब जिस तरह काम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हम मजीद ऐसी शॉर्ट फिल्म्स और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ आ रहे हैं जिसमें हमें बहुत सारे इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं या इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो क्रिएट करनी होती हैं, तो वो मैं अकेला नहीं कर सकता। ऑब्वियसली उसके लिए मेरे पास टीम है, और एक मेरे पास स्पेशल VFX आर्टिस्ट है। वो आज अगर बिजी ना होते तो वो जरूर आते, हसनैन नाम है उसका। अच्छा। तो वो आज बिजी थे, लेकिन जो मेरे मेनली वीडियोस में स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, VFX का काम होता है, तो वो सारा हसनैन कर रहा होता है। तो ही इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो उसके साथ मेरा टीम वर्क बहुत अच्छा होता है। अभी रिसेंटली भी हम काफी चीजों पे काम कर रहे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी। इंशाल्लाह हम देखेंगे। अच्छा ये बताएं, जितना डायरेक्शन के हवाले से भी बताएं कि किस तरह जो है वो डायरेक्शन होनी चाहिए। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो इस फील्ड में आना चाह रहे होंगे, आइडियाज जो हैं वो भी जरा शेयर करें। डायरेक्शन में अच्छा 2 तरह की चीजें हैं डायरेक्शन के अंदर। शॉर्ट फिल्म डायरेक्शन एक और चीज है, म्यूजिक वीडियो डायरेक्शन एक और चीज है, प्रोडक्ट वीडियो डायरेक्शन एक और चीज है। ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको एक आपको आइडिया है ना, आपको आइडिया देख के उसका आप जहन में थीम बना सकते हैं पूरा, तो यू कैन बी अ गुड डायरेक्टर। अगर आपको थीम बनाना आता है, अगर आपको पता है कि ये शॉट अगर यहाँ से आए, इस एंगल से आए, तो मतलब आप अगर मैनेज कर सकते हैं ना पूरे शूट को, तो यू कैन बी अ गुड डायरेक्टर, और आप एक शॉर्ट फिल्म अच्छी बना सकते हैं। या कोई भी चीज, कोई किसी तरह की भी वीडियो, उसके डायरेक्शन बहुत मैटर करती है कि आप अपनी टीम को किस तरह असिस्ट कर रहे हैं, आप किस तरह जो एक्ट कर रहे हैं उनको किस तरह आप बता रहे हैं कि यार ये चीज इस तरह करनी है, और जो आपके साथ काम करें बिहाइंड द कैमरा, तो वो आप उनको किस तरह गाइड कर रहे हैं। मोस्टली कैमरा में मैं काम आपका दिखता है, लाजमी दिखता है। जब आप चीज देख रहे हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी डायरेक्शन किस तरह की हुई है। तो उसमें मैं अक्सर मूवीज वगैरह भी देखता हूँ। मैं वैसे बहुत कम देखता हूँ, जो कि बहुत गलत बात है, मुझे मूवीज देखनी चाहिए। तो ये होता है कि मैं मेनली देख रहा होता हूँ डायरेक्शन वाइज, लाइटिंग वाइज। लाइटिंग जो है ना मेन की रोल है। आप लाइटिंग के जरिए एक
मैं आपको बताऊं, आप मोबाइल से पूरी शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं अगर आपको लाइटिंग की सेंस है कि आप लाइट किस तरह प्लेस करनी है। अगर आपको ड्रामेटिक लुक बनाना है तो आपको लाइट इस टाइप से 45 डिग्री एंगल पे प्लेस करनी है, 90 डिग्री एंगल पे प्लेस करनी है। तो ये बहुत मैटर करती हैं ये चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को मिला के ही आप एक अच्छी शॉर्ट फिल्म या कोई भी एक अच्छी वीडियो या एक अच्छा आर्ट फॉर्म आप प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छी डायरेक्शन के जरिए। कैमरास का जो इस्तेमाल किया जाता है उसके हवाले से भी बताइएगा कि शॉर्ट्स फिल्म के लिए कौन सा कैमरा होना चाहिए, या अगर आपने व्लॉग्स बना रहे हैं तो वो तो जैसे आप मोबाइल भी तो हाँ, है, वो मैं तो आपको बताऊं, इसके लिए ना कोई भी लोग मेरे से बहुत ज्यादा मैसेजेस कर पूछते हैं, हमारे पास इतना बजट है, हमने कैमरा लेना है, तो आप बता दें कि कौन सा कैमरा कि जो कौन है सा वो। हाँ, कैमरा वही आप सबसे पहले अपने आप से सवाल करें कि जो मैंने कैमरा लेना है मैंने किस काम के लिए लेना है, क्या इस कैमरे में वो नीड पूरी हो रही है। जरूर ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, कैमरा की हिस्ट्री में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप जितना मर्जी महंगा कैमरा ले लें उसमें कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर वो रख देते हैं कि जो नेक्स्ट कैमरा के अंदर उन्होंने इन करनी होती है, और फिर उस नेक्स्ट कैमरा के अंदर वो एक और चीज़ छोड़ जाते हैं। तो कोई कैमरा है तो उसके अंदर अच्छा रेजोल्यूशन है, अच्छे FPS हैं, अच्छे फ्रेम रेट्स हैं, तो उसके अंदर फ्लिप स्क्रीन नहीं होगी कि आप अपने आप को नहीं देख सकते शूट करते वक्त। तो लेकिन उन चीज़ों से मैनेज करना पड़ता है आपको ना। मैंने भी स्टार्ट में इस तरह मैंने कहा था कि अगर मैं अभी ये कैमरा ले लेता हूँ तो मैं आगे नेक्स्ट अच्छा ले लूंगा इससे, लेकिन मुझे अभी इसे मैनेज करना पड़ेगा। आप स्टार्ट में लो बजट से मैनेज करना स्टार्ट करें इस चीज़ को ना। कैमराज हर कैमरा ही अच्छा है वो, लेकिन आपको सबसे पहले सवाल करना है इस्तेमाल करना आना चाहिए कि किस तरीके से, किस एंगल से आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मोबाइल से मैंने भी स्टार्ट iPhone 6 से किया, देन मैं iPhone 6 से अपग्रेड करने की वजह मैंने डिग्रेड किया, मैंने Samsung J3 पे चला गया जिसका बैक कैमरा भी नहीं चलता था, मैंने उसके फ्रंट कैमरा से 1 साल गुजारा है। अच्छा, तो होता तो यही है, आप छोटी से लो लेवल से ही आप अब जो है उसको काम को स्टार्ट करते हो, के तौर पे लें, चैलेंज के तौर पे लें काम को कि मोबाइल से ये चीज करके दिखानी है। और अब मैं ये जरूर आपको बात कहूंगा कि आप एक चीज ऐसी बनाएं, आप वीडियोस देखें इंटरनेट पे, आप उसको अपने मोबाइल से बनाने की कोशिश करें। बेशक उनको अपलोड ना करें, लेकिन उनको एज इट इज उन वीडियोस को कॉपी कर दें। सही, ठीक है, उससे ये होगा कि आपको पता लग जाएगा ये चीज हुई कैसे थी। अगर आपको ये पता लग जाता है उसका मतलब प्रोसेस क्या था, तो मतलब यू कैन शूट ऑन अ बिग कैमरा, और आप किसी भी अच्छे कैमरा पे शूट कर सकते हैं। मेन सब मैं यही बात कहना चाहूंगा कि आप अपने आप से सवाल करें कि आपको कैमरा किस लिए चाहिए, फोटोज के लिए चाहिए, वीडियोज के लिए चाहिए। वीडियोज में अगर इतने FPS हैं तो आई थिंक वो आप मैनेज कर लेंगे, तो आप ये कैमरा ले लें। तो काफी अच्छे अच्छे कैमराज हैं, लेकिन सबसे पहले ये कि अगर आपको खुद पता है कि आपको कैमरा किस पर्पस के लिए चाहिए, फिर ये। अच्छा, इसके ऊपर एजुकेशन भी जो है वो बड़ी जरूरी है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने अपने गैजेट्स को यूज करना है, उन्हें यूटिलाइज कैसे करना है, और अपना जो काम है उस पर कैसे मेन फोकस रखना है। हाँ, फोकस करना तो बड़ा जरूरी है बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। अच्छा, आप अकेले ही काम कर रहे हो या आपके साथ भी कोई टीम है? हाँ, नहीं, ऐसे सच मुझे टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। मोस्टली मुझे फूड रिव्यूज़ देने होते हैं और मुझे शूट्स वगैरह करने होते हैं, तो उसके लिए आई जस्ट नीड अ फोटोग्राफर, दैट्स इट। बस उसके अलावा आप जो है अकेले इसमें काम कर रहे हैं। अकेली ही ये काफी है, सब पे भारी है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, मजीद भी इनसे चिट-चैट जारी रहेगी नाज़रीन, लेकिन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक के बाद जो है हम हाजिर हैं, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, किसा रिजवी भी हैं, फहद भी हैं, और साथ हमारे सुप्रीम की चाय भी है। तो सुप्रीम की चाय के हवाले से बात करें तो मुझे तो चाय बहुत पसंद है, मैं बेसिकली खुद चाय लवर हूँ, चाय ना हो तो मेरी सुबह का आगाज बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपका क्या ख्याल है, आपको चाय पसंद है? जी, माशाल्लाह से मेरी पूरी फैमिली जो है वो चाय के बगैर, उनकी सुबह दोपहर और शाम का खाने जो है वो पूरे नहीं होते। हाँ, चाय के बगैर जो है लाइफ अधूरी है ना? Exactly. अच्छा, यहाँ हम तीनों जो है वो चाय लवर मौजूद हैं, और सुप्रीम की अगर बनी हुई चाय हो तो क्या ही बात है। कहते हैं अगर आपने अपनापन देखना है तो वो फिर आप सुप्रीम की चाय पिए। अच्छा, मैं बचपन में भी यही कि हमारे घर में जो है वो सुप्रीम की ही चाय बनती आ रही है, और अब तक हम देख रहे हैं हमारे घरों में वो सुप्रीम वो चल रही है। और उसका जो एक वो अभी हम बात करें ना, उनके जो एड्स होते थे फहद, वो बड़े आइकॉनिक और बड़े मजेदार, बड़े हमारे जो ट्रेडिशनल हमारे देखते हैं कि बहन भाइयों का आपस में जिस तरह प्यार रिश्ता वो उसको दिखा रहे होते हैं, बड़ा इमोशनली सीन चल रहा होता है। किस तरह के आपने बचपन में एड्स देखे हैं? यही तो है अपना बन की। उसमें से फैमिली लाइक फील जाती थी कि यार ये चीज मजे की है। हम सारे साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, ये फैमिली टुगेदर। ये उनके जो बीच में मतलब लाइंस होती थी वो अक्सर बन जाती थी, अक्सर फैमिली गैदरिंग में भी लोग बैठे होते थे बोल देते थे कि यार
ये वो वाली सुप्रीम की चाय है। हाँ, उनके लाइंस कुछ इस तरह की होती थी जो मेन लाइन होती थी, जब वो बोलते थे ना तो वो एक फैमिली के अंदर भी वो लाइंस बन जाती थी कि हाँ बिल्कुल, अभी भी हैं कि यही तो है अपनापन। और अगर आपने बिल्कुल। मतलब एहसास दिलाता है अपनेपन का, सुबह जब भी आप चाय पी रहे होते हैं, फैमिली का, बहन भाइयों का आपस में जो प्यार होता है, स्पेशली अगर हम जिस तरह देखें बहनों की शादियां हो रही हों, जी। तो भाइयों का जो उस टाइम वो इमोशनली सीन होता है ना, वो बड़ा मजेदार होता है। बिल्कुल। तो समटाइम होता है जिस तरह हम बड़ा आसान कर दिए कि आप बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं बिल्कुल। कि बेटियों के घर नहीं जाना या कुछ इस तरीके से है, लेकिन ये बड़ा आसान हो गया। अगर आप सुप्रीम की चाय हो तो आप अगर उनके आप घर भी उन्हें चाय पे जाएं। इनवाइट करें तो हाँ तो बिल्कुल, चाय पे तो इनवाइट किया जा सकता है और Exactly. सुप्रीम की बनी हुई चाय उनको पिलाई जा सकती है। हमारे फैमिली डिनर्स कंप्लीट नहीं होते चाय के बगैर। बिल्कुल, चाय बड़ी जरूरी है, चाय के बगैर मेरी आंखें नहीं खुलती। अच्छा जी, वापस आते हैं। ये तो हो गई जी सुप्रीम की चाय, तो हमारे साथ चलती रहेगी क्योंकि ये साथ साथ है हमारे। और साथ ही हम अब ये जानेंगे कि जिस तरह अभी बहुत सारी हमारी जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, यंग जनरेशन इस फील्ड में आना चाहती है, उनको क्या कहना चाहेंगे, कि क्या उनको टिप्स देना चाहेंगे कि वो इस्तेमाल करके वो इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं? उन्हें यही टिप्स देना चाहूंगी कि वो लोगों के ओपिनियंस पे और उन लोगों की बातों पे बिल्कुल मत चलें। अगर उनका इंटरेस्ट है तो वो ज़रूर उसे फॉलो करें और कभी भी किसी की बैक पुलिंग और उससे घबराएं नहीं, क्योंकि जब आप कोई सही काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी टांग खींचते हैं। तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। उससे बड़ी आपको खुद को भी बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही जी। होती है। जो चीज़ आपको पसंद है और आप करना चाह रहे हैं तो उसको आपने खुद ही अप्रिशिएट करना है, क्योंकि लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। बड़ा औखा है कि लोग आपको अप्रिशिएट करें और आपको आगे लोहा बढ़ता हुआ मनवाना पड़ता है कि बिल्कुल। आप कोई काम कर रहे हैं और ये बेसिकली आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है। हाँ, फहद आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही ये कहूँगा, बी कंसिस्टेंट। और मतलब काफ़ी सारे होते हैं कि डिसहार्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, मतलब छोड़ देते हैं काम और शायद उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलती उस तरह की, या मतलब फ्रेंड सर्कल में उनको इतना अप्रूवल नहीं मिलता इस चीज़ का, एक्सेप्ट नहीं करते उनके दोस्त वगैरह इस चीज़ को, या उनसे दूर भागते हैं कि यार ये क्या कैमरा उठा के आ जाता है डेली, मुंह पे रख देता है। मतलब उनको ये होता है कि यार क्रिटिसाइज तो बहुत करते होंगे बहुत लोग, ज्यादा करते हैं। जिस तरह अभी आप काम कर रहे हो, लोगों का बिल्कुल, क्या रवैया? पब्लिक बहुत ज्यादा मुल्तान में इस तरह की चीज़, एक तो मुल्तान में अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, लोग नहीं करते एक्सेप्ट के यार नहीं अभी ये चीज़ कैसे और ये क्या हो रहा है। तो उसमें ये कि काफ़ी लोग जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि लगे रहो, लेकिन इसमें डिसहार्ट होने वाली बात नहीं। अगर आप अपने शौक के लिए कर रहे हो तो बस डू इट और इंशाल्लाह देखना इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा। मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की है और इसका रिस्पांस बहुत बहुत मज़ेदार होता है। जब आपको इसका आगे जाके मतलब फल मिलना स्टार्ट होता है ना, वो इतना मीठा होता है कि क्या सब कुछ मुझे लगता है फहद को बहुत मीठा फल मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, किस तरह आप समझते हैं कि चीज़ों को अभी हम जैसे आपकी शॉर्ट्स फिल्म है उसके हवाले से भी बताइएगा, वो आपकी किस टॉपिक पे थी, क्या कंटेंट था लोगों तक जो आपने बनाई अभी तक? तो अभी तक जो मैंने शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाई हैं, अभी तक मैंने दो शॉर्ट फिल्म बनाई हैं। ठीक है। और उसमें से एक मैंने बनाई थी डिप्रेशन पे कि किस तरह हम डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, जो एक इंसान डिप्रेशन से फेस कर रहा है वो किस तरह उसको कम कर सकता है। और एक मैंने बनाई थी द रीट्राई, तो वो एब्स्ट्रैक्ट मूवी थी। वो इस तरह की मूवी थी कि कोई भी इंसान उस मूवी को देखेगा तो वो जिस भी उस टाइम मेंटल स्टेट में होगा, जिस भी मुश्किल से गुजर रहा है, या उसको वो अगर उसका अच्छा टाइम ही चल रहा है तो वो उससे शायद वो मूवी इस तरह की है, वो मूवी थ्रिलर है, ठीक है, लेकिन अगर वो अच्छे मूड में तो शायद वो उससे एक अच्छा लेसन भी निकाल ले। लेकिन अगर आपका माइंड नेगेटिव चल रहा है तो आप उससे नेगेटिव चीज़ भी लेसन ले सकते हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन ऑल योर माइंड। वो मूवी मतलब मेरे लिए एक था कि बड़ा चैलेंज था, मुझे अपलोड करते हुए था कि पता नहीं लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मूवी मुल्तान में नहीं मैंने देखी कि किसी ने एब्स्ट्रैक्ट मूवी बनाई हो, और एब्स्ट्रैक्ट मूवी बहुत कम होती है जिसके अंदर आप छोड़ देते हो ऑडियंस के ऊपर कि आपका काम है करना। तो मुल्तान जैसे शहर में ये करना, जहाँ पे अभी शॉर्ट फिल्म का भी इतना वो नहीं आया, तो फर्स्ट शॉर्ट फिल्म ही आपको एब्स्ट्रैक्ट देना बहुत चैलेंजिंग है और आपके लिए एक डर की बात है। लेकिन डर के आगे तो जीत लेकिन हाँ, डर के आगे जीत है, लेकिन करना जरूरी है। बिल्कुल, जो है वो काम अगर आप डट के करेंगे, मेहनत से करेंगे, दिल से करेंगे तो क्यों नहीं, बिल्कुल, अल्लाह भी बिल्कुल। आपको जो है वो उसमें कामयाब करता है। ऐसे ही है। अच्छा, व्लॉगिंग और ब्लॉगिंग में क्या फर्क है?
व्लॉगिंग इज समथिंग जो वीडियो आप बनाते हैं और बोल के बता रहे होते हैं, एंड ब्लॉगिंग इज समथिंग कि आप उसी आर्टिकल पे लिखते हैं। अगर आप पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, आप उस पर कंटेंट लिखते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं, लाइक लिख के आप किसी पेज पे ब्लॉगिंग में भी यही होता है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करते हैं। तो ब्लॉगिंग में ये आप लिख के वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी लाइफ पे मसले होते हैं, ठीक है, किस तरह फेस करना होता है। आप जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, अक्सर आपने व्लॉग देखे होंगे, माई फर्स्ट यूनिवर्सिटी डे और इस टाइप के ब्लॉग्स होते हैं, तो उसमें वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या दिखा रहे होते हैं कि इस तरह वो लोग, जो बंदा देख रहा होता है ब्लॉग, उसके दिमाग में कि मैं जा जाती है, अच्छा इसका यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे इस तरह था, ये इससे मिला, और इस तरह के लोग होते हैं, रैगिंग होती है, ये चीज़ होती है, सारी चीज़ें बीच में इन्वॉल्व होती हैं, तो उसे पता लग जाता है। तो अगर अब वही चीज़ ब्लॉगिंग में आ जाती है तो वो अपनी एक पिक्चर डालेंगे, काफ़ी सारी पिक्चर्स होंगी, उनको अटैच करेंगे साथ एक पोस्ट के और नीचे कैप्शन लिख देंगे, तो वो लोग एज उस स्टिल पिक्चर को देख के नीचे कैप्शन भी पढ़ेंगे, तो उनको वो पूरी स्टोरी नरेट हो जाएगी कि इसके पूरे दिन में फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। सही। अच्छा, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं, अभी और भी एप्स हैं डिफरेंट आ गई हैं, इंटरटेनमेंट के हवाले से भी देखें, आपके काम के हवाले से भी कहेंगे कि लोग अब जो है, अगर उन्होंने अपना कंटेंट जो है वो इस तरह टिकटॉक पे भी हम बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस टाइम मशहूर है, लोग उस तरफ आसानी की, और जो पीछे काम कर रहे होते हैं, एडिटिंग हो रही होती है, काम, क्या समझते हैं कितना फर्क पड़ा है इसमें? ये है कि मैं एक तरह से उसको अच्छा भी समझता हूँ एप्लीकेशन को, कि कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी अपनी टेंशन वगैरह से फेस कर रहे होते हैं दिन में, तो उनके लिए मतलब ये चीज़ें वो देखते हैं टिकटॉक वगैरह की ऐप, तो वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर जिस तरह का कंटेंट आ रहा होता है उसकी वजह से वो रिलैक्स तो हो जाते हैं, लेकिन उनका माइंड थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, और उनको लगता है कि शायद जल्दी फेम लेने का, या ये जो भी काम हो रहा है, ये एड, टीवी कमर्शियल्स और ये जितने भी यूट्यूब की वीडियोस होती हैं, शायद ये पीस ऑफ केक है, आपने मतलब जस्ट कैमरा ओपन किया और 2-3 फिल्टर लगाए और ये बन गई। इससे उनके दिमाग में एक तो ये नेगेटिव वे में जा रही है, और उस पर काफ़ी सारे इस तरह की वीडियोस भी होती हैं जो कि आपके माइंड को ना नेगेटिव साइड पे लेके जा रही होती है, कि मतलब उस पर काफ़ी ज़्यादा इस तरह फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी होती है अबाउट लोकेशंस, या अबाउट आप अभी कल ही मैं वीडियोस देख रहा था, कुछ कार्स के बारे में भी ना फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है कि ये गाड़ी तो इस तरह की है, ज्यादा झूठ जो है वो प्रमोट हो रहा होता है जस्ट टू मतलब अपनी चीज को पुश करने के लिए कि ये तो इस तरह है। या अक्सर मोबाइल्स वगैरह के बारे में भी अजीबोगरीब की बातें कर देते हैं कि अपकमिंग मोबाइल इस तरह का होने वाला है, क्योंकि नहीं होता। अच्छा, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के अगर फायदे हैं तो नुकसानात भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि एक तरफ अगर आप कुछ चीज आपको देख रहे हैं कि फौरन से आपको एक चीज आपके सामने आ गई है, इंफॉर्मेशन आ गई है, या लेकिन आप उसके दूसरे बरक्स से उसको देखेंगे तो वो और बहुत सारी चीजें होंगी जो उसके रिलेटेड होंगी ही नहीं, बिल्कुल ही फेक होगा, लोग फेक होंगे। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये अब इस बात को मानना बहुत मुश्किल है कि सोशल मीडिया आपको बुरा करे या सोशल मीडिया से आप बुरे बन जाएं। ये आप पे डिपेंड करता है। सोशल मीडिया आपको बहुत अच्छा ही बना सकता है, ये आपकी सर्चिंग पे, आपकी ब्राउजिंग पे डिपेंड करता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, आप क्या देखना चाह रहे हैं, आपने किस कंटेंट पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट की है, तो सोशल मीडिया आपको वही दिखाएगा। अगर आप नेगेटिव कंटेंट देख रहे हैं तो सोशल मीडिया नेक्स्ट टाइम से आपको वो दिखाएगा, क्योंकि अब वो भी एट द एंड ऐप है, तो उसको भी अपनी ऑडियंस को रोकना है, तो उसको समझ आ जाएगी कि आपका टेस्ट है ये, आपने यही देखना है, तो वो आपको वही दिखाने की कोशिश करेगी। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। सोशल मीडिया का इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कि सोशल मीडिया आपको इस तरह का कंटेंट दिखा के आपको नेगेटिव साइड पे लेके जाए या कोई, बाकी ये सारा होता है कि सोशल मीडिया पे आपकी ब्राउजिंग और इस चीज पे डिपेंड करता है। अभी हम देखते हैं हमारी जो घर की खवातीन है या गर्ल्स हैं, वो ब्लॉगिंग जो कर रही हैं, वो मोस्टली उनका आप देख लें मेकअप की तरफ रुझान जो है वो ज्यादा आ गया। पहले होता था कि अभी आप सैलून में जाएंगे, अब ये है कि आप घर बैठे खुद ही जो है वो आप ब्लॉगिंग कर रही हैं, व्लॉगिंग कर रही हैं, आप खुद ही जो है अपने मेकअप करके। हमारे जो रिसेंट ईयर्स में कोरोना वाले सीन्स गुजरे हैं, इस सब की वजह से ना लोगों के अंदर का जो आर्टिस्ट है ना वो बाहर आ गया है। एग्जैक्टली। तो लोगों ने घर में बैठ के कंटेंट बनाना शुरू किया, लाइक उन्होंने स्किन केयर रेमेडीज निकाली, होममेड रेमेडीज निकाली, और उसके बाद फिर मेकअप पे ज्यादा लोगों का अट्रैक्ट होता है, तो सब लोग उस पर ज्यादा अट्रैक्ट हुए और उन्होंने मेकअप वीडियोस बना के, आपने लारे इब्राहिम को
देखा होगा, हाँ। लाइक उनके कंटेंट पे कितनी इंट्रैक्शन आती है, और अब वो बिल्कुल, बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है उनका अकाउंट, जस्ट बिकॉज कि उनकी जो मेकअप वीडियोज होती हैं वो बहुत लेट होती हैं। अच्छा, वो इसलिए। ये था ना कि अच्छा भी लग रहा था। अब तो सब खैर हम देख रहे हैं जितने भी ब्लॉगर्स हैं या वो, उनका मेकअप की तरफ वो लाजमी, अगर वो और कंटेंट पे काम कर रहे हैं तो वो मेकअप की तरफ भी उनका रुझान जो है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ये चीज बहुत ज्यादा इन है, इस वजह से। हाँ, बिल्कुल। इससे लोग Mostly जो girls घर बैठ वगैरह के जो ये होती चीज हैं, देख रहे होते हैं, उनको हाँ। ये हो जाता है कि उनके ना इनके साथ एक फ्रेंडली इंटरेक्शन बन जाता है। हाँ। ये भी हमारी तरह लड़की है और ठीक है, ने घर में ये चीज कर ली तो ओके वी कैन ट्राई, हम भी ट्राई कर लेते Try हैं कर इस चीज को। सकते हैं। तो उनके लिए एक ये, और इन तक एक्सेस भी बहुत आसान होता है। आपको पहले सैलून जाना पड़ता था, और वो सैलून वाले बताने में भी वो करते हैं कि नहीं बताते कि एक कस्टमर है ये तो फिर आएगा। हाँ, वो अपनी अब ट्रिक्स जो है वो नहीं बताते। अब जब से ब्लॉगिंग वगैरह बहुत ज्यादा हाँ। आई है तो अब उनका इनके साथ एक फ्रेंडली इंटरेक्शन बन जाता है कि ना ठीक है, और इन तक एक्सेस भी आसान होती है। जस्ट डू अ डीएम, और कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं और ये बता देते हैं, या वो आपको अपनी पोस्ट के जरिए ही सब चीजें बता देते हैं। प्रोडक्ट्स की डिटेल्स होती हैं और करने का तरीका होता है, वो सब कुछ वो वीडियोस के थ्रू और जो हमारी पोस्ट होती है उनके थ्रू देख लेते हैं। अच्छा, जितने भी अगर ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं वो फिर किस तरीके से करते हैं, उसके हवाले से भी बताइएगा। जो घर में हमारी बैठी खवातीन जो इसमें आना वो चाह रही होती है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी हैं बच्चियां जो हैं वो जी, चाह जी। रही हैं कि हम ब्लॉगिंग करें और इस तरफ आएं, उसको इसके हवाले से जैसे बताइए। क्लॉथिंग ब्रांड्स होते हैं, वो आपकी स्टाइलिंग वीडियोस देख के आपसे इंटरेक्ट करते हैं और आपको वो अपने प्रमोशंस के लिए बुलाते हैं कि अगर आप स्टाइलिंग वीडियोस अच्छी बनाते हैं। और जैसे मेकअप ब्रांड्स हैं, वो इस आपके मेकअप वीडियोस देख के कि आप मेकअप को कितना ज़्यादा मतलब प्रमोट करते हैं और उनके ब्रांड को किस तरीके से अपने कंटेंट पे लेके चलेंगे और किस तरह से उनके ब्रांड को प्रमोट करेंगे, वो देख के आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसी टाइप के वो PRs एंड देन फिर वो पेड प्रमोशंस करवाते हैं। जिस तरह का आप कंटेंट बनाएंगे, अगर आप मेकअप रिलेटेड बना रहे हैं, अब आप स्टार्ट से ही अगर मेकअप बना रहे हैं तो वो एक मेकअप वाले ब्रांड के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो गएगा। इसके बाद ऑडियंस है पहले से मेकअप की ही, जो कि मेकअप देखना तो वो चाह अपने रही है, प्रोडक्ट्स जो है वो मेकअप से कहीं- रिलेटेड जो है तो वो, कभी भी अगर आप स्टार्ट से ही मेकअप का बना रहे हैं तो कभी भी आपको क्लोथिंग ब्रांड नहीं अप्रोच करेगा। सही, वो मेकअप से रिलेटेड ही आपको जो है मेकअप वो- से रिलेटेड ही अप्रोच सही, करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। कैसे आपका बहुत शुक्रिया, फहद आपका Thank बहुत you so शुक्रिया, much. बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बातचीत करके। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी साहब, जो कि आई स्पेशलिस्ट भी हैं और जिला अमीर जमात इस्लामी से भी का ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। जी अल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने बुलाया। थैंक यू। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी शहजाद साबिर साहब, जो कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर तोसी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। शुक्रिया। अच्छा जी, नाज़रीन को बता दें कि आज हम थोड़ा सियासत पे भी गुफ्तगू करेंगे और एग्रीकल्चर के हवाले से कि किस तरह जो है जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसकी पैदावार में इजाफा किया जा सकता है, उसको फ़रोग मिल सकता है। इस पर हम बात करेंगे, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जैसे नाज़रीन पता है, इनसे तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हमारा सेगमेंट होता है हेल्थ टिप, उसकी तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, आज जो हमने हेल्थ टिप आपको देनी है वो बादाम पे आज हम बात करेंगे। तो बादाम जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। आप देखते हैं बादाम जो है, हमारी माएँ जो होती थी ना, वो सुबह सुबह ऐसे रात को जो है बादाम भिगो कर रख देती थी और सुबह जो है हमने उसको बादामों को ज़बरदस्ती ना भी चाहते हुए जो है ना वो हमें खाने पड़ते थे, क्योंकि माएँ जो है इतने प्यार से वो चाहती थी कि हमारी जो सेहत है वो जो बिल्कुल ठीक ठाक रहे, हमारा जो दिमाग है वो ताकतवर रहे, उससे जो है बड़ी तवानाई मिलती है। आप जितने भी सुस्त हों, लेज़ी हों, उससे आपका एनर्जी लेवल जो है वो बड़ा बूस्ट होता है। उस पर हम बात करेंगे। साथ हम ये भी बताएंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फाइबर मौजूद होता है, कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन पाया जाता है और सबसे जो उसमें चीज़ पाई जाती है वो विटामिन ई है। विटामिन ई जो है वो जिस्म के लिए बड़ी ज़रूरी है। उससे हम देखते हैं हमारी बहुत ज़्यादा जो बीमारियां आजकल हम देखने में वो यही है कि हम अपनी खुराक का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल हम जो है जंक फूड की तरफ चले गए हैं, जो खालिस ग़िज़ाएँ थे उनसे हम बड़े दूर हो चुके हैं। सर, आई स्पेशलिस्ट भी हैं आप, उस हवाले से भी बात करूँगी कि बादाम जो है वो कितने ज़रूरी हैं आई स्पेशलिस्ट होने की वजह से जो नट्स जितने भी हैं वो वैसे अगरचे के फायदेमंद हैं, लेकिन बादाम के हवाले से मेडिकल तहकीक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बुजुर्गों ने हमेशा यही कहा है कि भाई बादाम खाने से आंखें तेज हो जाती है। ये तो है।
निगाह तेज हो जाती है। निगाह तेज हो जाती है, आपका दिमाग भी जो है वो भी तेज हो जाता है। वैसे आज भी आप देखते हैं सर, हम आज भी आप बादाम खाते हैं कि नहीं खाते? जी बिल्कुल खाते हैं जी। सर आप भी खाते हैं बादाम? बादाम आजकल वैसे खाने बड़ी जरूरी है, अगर आपने अपनी याददाश्त को जो है वो तरोताज़ा रखना है, बरकरार रखना है, तो उसके लिए बादाम खाने बड़े जरूरी हैं। सुबह निहार मुंह अगर बादाम खाए जाए, आजकल जैसे बच्चे जो हैं वो हमारे वो बिल्कुल दूध की तरह पीनी, और सब अगर उनको मिल्क शेक बादाम का और ड्राई फ्रूट्स का अगर उनको मिल्क शेक बनाकर दे दिया जाए तो वो उनके लिए बड़ा हेल्दी होगा। और जिस तरह दिल की बीमारियां होती हैं बहुत ज़्यादा, उससे हार्ट अटैक से भी बचा सकता है, उसके लिए भी है कि आप बादाम का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको जारी सारी रखें ताकि आप हेल्दी रह सकें। जितने आप हेल्दी होंगे उतना ही आप अपने कामों को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो ये तो हो गई जी आज की हेल्थ टिप, और इसके साथ ही हम वापस आते हैं। सर क्या हालचाल है, आजकल आपकी एक्टिविटीज चल रही हैं, उसके बारे में हमें बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान के हवाले से पिछले कोई 10 दिनों से हम एक मुल्तान को बनाने और संवारने के हवाले से मुहिम चला रहे हैं, जिसमें हमारा असल मौक़िफ़ ये है कि मुल्तान जो मदीनतुल औलिया है मसाइलिस्तान बन चुका है, और जो जितने भी हमारे अदारे हैं वो आवाम की परेशानियों से उन्होंने बिल्कुल अपनी निगाहें फेरी हुई हैं, और उन्हें एहसास नहीं है कि लोग कितनी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हैं। मैं इसमें आपके सामने चंद मिसालें दूंगा। मसलन ये कि एक हमारी नवाबपुर रोड है जिसके गिर्द तकरीबन 20,000 आबादी है और 2,000 दुकानें, लोगों का कारोबार जो है उस नवाबपुर रोड से है। वहाँ इन्होंने सेवरेज के नाम पर जो है उस बेहतरीन बनी हुई सड़क को उखाड़ा, और आज पौने 2 साल होने को आए हैं। आप उस सड़क की हालत देख लें कि वहाँ से इंसान गुजर नहीं सकता, वहाँ एम्बुलेंस पहुँच नहीं सकती, वहाँ अगर कोई वफात पा जाए तो उसको उसके जनाजे को नहीं ले जाया जा सकता, ऐसी कैफियत है। इसी तरीके से ये MDA चौक से लेकर जो है रज़ाबाद चौक तक, और रज़ाबाद चौक से लेकर जो है सिकंदरी नाले तक, ये जो सूरज मियानी वाली रोड है, लिंक रोड है, ये इसकी किस्मत में मुसलसल खराबी है। ये 8 साल से ज्यादा हो गया है कि ये हम इसको देख रहे हैं, ये मुसलसल टूटी हुई है, कभी सेवरेज के नाम पर, कभी साफ पानी के नाम पर। तो एक ये बड़ा मसला है। इसी तरीके से अब आप देखें डबल फाटक से लेकर BCG चौक तक जी, वहां की जो सड़क है, अगरचे के बड़ा देरीना मुतालबा है कि उसको डबल किया जाए, क्योंकि वहां हमारी टिम्बर मार्केट है, वहां हमारी जो है गल्ला मंडी है, वहां बड़े तिजारती इलाका है वहां, लेकिन उस सड़क को न सिर्फ ये कि डबल नहीं किया जाता, और उसकी हालत भी इंतहाई नागुफ्ता बे है। वहां बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़कों के अंदर, और उधर भी जो है वो सेवरेज या साफ पानी के नाम पर खुदाइयां की गई हैं, उसको दोबारा किसी ने तामीर नहीं किया है। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा फेलियर है वासा के हवाले से, MDA के हवाले से, खुद जो जिला इंतजामिया है जिसको हेड कर रहे हैं मोहतरम DC साहब, उसके हवाले से एक बहुत बड़ा मसला है। अब आप ये देखें कि गटर का जो पानी है, जो उबलते गटर हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जो महीनों से जो है ना जी, जिसकी गलियों के अंदर गटर का पानी तैर रहा है। शाहरुख ने आलम का Z ब्लॉक है, वहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी तरीके से बस्ती खुदादाद है, और अभी ये जो है पॉश एरिया हमारा जो है, ये ईदगाह के साथ वाला सारा एरिया, वो सब का सब एरिया जो है गलियों में, स्ट्रीट्स के अंदर जो है वो गटर का पानी जो है वो चल रहा है। लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। तो ये ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से महसूस ये किया कि मुल्तान का कोई वारिस नहीं है। फिर स्ट्रीट क्राइम्स है, आप ये देखिए स्ट्रीट क्राइम्स रोजाना। कल भी अखबार के अंदर था कि 2 मोटरसाइकिलें छीन ली गई, एक शख्स से 1 लाख रुपया छीन लिया गया, मोबाइल स्नैच कर लिया, दिन दिहाड़े लोगों के घरों के अंदर जो है वो डाके, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। चलती हुई गाड़ियों पे से जो है ना जी लोग स्नैच कर लेते हैं रोक कर, और दिन के वक्त कर लेते हैं। तो इस हवाले से हमने जो है एक मुहिम लॉन्च की है। पहले हमने DC ऑफिस के सामने उसके हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुल्तान के मसाइल के हवाले से उनकी निशानदेही की। फिर हमने जो है वो हर
दफ्तर के सामने, चाहे वासा का है, चाहे वो एमडीए का ऑफिस है, चाहे वो ये टूटी हुई सड़कें हैं, इन सब जगहों पर हमने मसाइल की निशानदेही की और हुक्मरानों को तवज्जो दिलाई कि ये यहाँ के रहने वाले लोग भी टैक्स देते हैं, यहाँ के रहने वाले लोग भी मुल्तान के बासी हैं, इधर इतनी मुसलसल तकलीफ है और आपकी बेतवज्जोही का शिकार है, तो इसकी तरफ आप तवज्जो दें और इस मसाइल को हल करें। अभी आप देख लीजिए, हमने वासा के सामने जब धरना दिया और वहाँ हमने एहतजाज किया तो मालूम ये हुआ कि वासा की तो अपनी बिजली और उसके सारे अदारों की बिजली कटी हुई है, सही, और तो वो जो है अपनी- जनरेटर पे चल रहे हैं, और वासा के बिल्कुल ऐन नाक के सामने फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है। मुल्तान के अंदर 500 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं। एक फिल्ट्रेशन प्लांट पे जो है ना जी वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। उसके लिए स्टाफ है, उसके लिए मशीनरी है, उसकी मेंटेनेंस का माहाना अखराजात हैं, लेकिन उन 500 फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से गिनती के चंद फिल्ट्रेशन प्लांट शायद काम कर रहे होंगे। बहुत सारी जगहों पर जो है लोगों ने वहां बकरियां बंधी हुई हैं, वहां बिल्कुल बंद पड़े हैं, उनकी टूटियां पड़ गई हैं, वहां कोई काम नहीं हो रहा। तो आपने इतना बड़ा जो है जो फैसिलिटीज थी जिससे साफ पानी मुयस्सर होना था, वो मुयस्सर नहीं है, उल्टा बीमारियां जो है वो जो है ना जी उसकी वजह से हो रही है। हाँ जी, इस पर मजीद बात करेंगे। शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप अपने काम के हवाले से भी हमें बताइएगा और साथ हम सिक्योरिटी के हवाले से भी बात करेंगे। आजकल हम मेन जो हमारा फोकस है वो तो गंदम के ऊपर है कि गंदम की जो फसल है उसको बेहतरीन तरीके से उठा के जिम्मेदार अपने घर में ले जाए, और चूंकि सारे मराहल तय करने के बाद आप फाइनल स्टेज में है, गंदम की कोई 1 महीने के बाद हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी भरपूर तरीके से। सही। तो इस हार्वेस्टिंग के दौरान हम कोशिश करेंगे कि उसका लॉस कम से कम हो और अच्छे तरीके से जिम्मेदार अपनी गंदम को उठा के घरों में ले जाएं, और जो हुकूमत की ज़रूरत की गंदम है वो हुकूमत को मिल जाए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के हवाले से अवाम को फ्लोर मिलों को गंदम देनी होती है, फूड डिपार्टमेंट ने उसको परचेज़ करना होता है, और उस परचेज प्रोसेस में बहुत सारी हुकूमती मशीनरी जो है वो बड़ी मुतहर्रक होती है और टारगेट्स भी फिक्स होते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि अकॉर्डिंग टू हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक हम उसको उन चीज़ों को बेहतर तरीके से मुकम्मल कर लें। अच्छा सर, जिस तरह हम जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो उस हवाले से भी हमें बताइएगा कितनी जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ लोग जो हैं कन्वर्ट हो रहे हैं और ज़राअत को जो है फ़रोग मिलेगा, हुकूमत कितना सपोर्ट कर रही है? जी, हुकूमत हर तरीके से ज़िम्मेदार को सपोर्ट कर रही है, चाहे उसको खाद की मद में कुछ सपोर्ट करे, जैसे हुकूमत गंदम की बिजाई से पहले और गुजाई के वक्त ज़िम्मेदार को 1000 रुपया फी बैग DAP के ऊपर सब्सिडी देती रही है, और उसके बाद हुकूमत ने कोशिश की है कि इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया की जितनी मर्जी भी प्राइस हो, लेकिन हमारे ज़िम्मेदार को जो है प्री नोटिफाइड रेट के ऊपर ही यूरिया खाद दस्तियाब हो। और इसी वजह से हमें तो कुछ मसाइल भी पेश है, लेकिन हमने कोशिश की है कि और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब भी हुए हैं कि हर खेत में यूरिया खाद डालने के लिए हम कामयाब हो गए हैं, और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। तो और कितना समझते हैं कितना लॉस हुआ है और कितना जो है वो इजाफा हुआ है? नहीं, लॉस तो कोई नहीं हुआ, लॉस तो हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई पता चला हो कि लॉस की कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह जैसे प्रोडक्शन पिछले सालों में आती रही है, इस साल भी प्रोडक्शन बेहतर आएगी। तो इसके ऊपर मजीद कितना आप काम कर रहे हैं? मजीद हम यही काम कर रहे हैं कि जी गंदम के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि गंदम का जो फसल है वो बेहसन तरीके से अच्छी मशीनरी के साथ कम से कम नुकसानात के साथ जिम्मेदार के घर में आ जाए। सही। अच्छा सर, जिस तरह हम अभी सर भी बात कर रहे थे कि पानी का जो है यहाँ पे बड़ा एक शदीद मसला है, यहाँ पे अब देख रहे हैं कि मुल्तान में साफ पानी जो है वो मुयसर ही नहीं है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साफ पानी से जो मुराद है वो पीने का पानी मैं समझ रहा हूँ जो इन्होंने बात की है। जिस तरह की अभी हम सब्जियां भी हम देख रहे हैं कि सब्जियां हमारी जो है वो गंदे पानी से तैयार कर रही हैं, वो नहीं, हम लोग जो है बीमारियों का शिकार ज्यादा हो रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? उसके ऊपर कितना काम किया जा रहा है? मुल्तान के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ सब्जी वालों को साफ पानी अवेलेबल नहीं है, वो मजबूरन उनको वो पानी लगाना पड़ता है जो उनको अवेलेबल है,
और ये जो हमारा शुजाबाद का इलाका है, दरिया की बेल्ट का इलाका है, यहाँ हमारे पास बहुत अच्छा पानी है और साफ पानी से ही सब्जी उगाई जाती है। कुछ पोर्शन ऐसा है मुल्तान का जहाँ जिमीदार को साफ पानी मैसर नहीं है। उसके लिए हुकूमत कोशिशें भी करती रहती है और हमें मिलकर ये सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना जो पानी के रिजर्वायर्स हैं, ये पानी है, उसको हम साफ सुथरा रखें और हमारा सबका ये फर्ज है कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि उसमें पोल्यूशन जो है वो ऐड हो। लेकिन हम क्या करें कि चीजें जो हैं हमारी उस तरीके से हो ही नहीं पा रही, हमारे तरक्याती काम जो हैं वो काफी रुके हुए हैं, मसाइल हमारे जो हैं वो दिन ब दिन, महंगाई बढ़ती जा रही है चीज। सर आप कल धरना देने जा रहे हैं, उसके हवाले से भी थोड़ा बताइएगा कि ये मैं आपसे यही बात अर्जा कि हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीजें मौजूद हैं, लेकिन बेतवज्जोही की वजह से और करप्शन की वजह से और नाअहली की वजह से बहुत सारी चीजें, मसाइल वो हल नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना जी। अब आप देखें ये 500 फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जो मैंने आपके सामने फिगर पेश की है, ये तो गवर्नमेंट्स की फिगर है ना। ये फिल्ट्रेशन प्लांट्स क्यों बंद है जिस पर आपके खर्चे भी हो चुके हैं? अब या तो कहें फिर इसी तरीके से अब आपने फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मेंटेनेंस की तरफ तवज्जो नहीं है, फिर साफ पानी की आपने जो है ना जी वो नालियां डालने के लिए ताकि लोगों को सरकारी पानी पहुंचे, उसके लिए सारी मुल्तान की सड़कों को उधेड़ कर रख दिया। अब ये सूरत हाल ये है कि जिस सड़क को ये उखाड़ते हैं, उधेड़ते हैं, उसके लिए जरूरी होता है कि महकमे से एनओसी भी लिया जाए और उसकी आपके पास बनाने के भी दोबारा बजट मौजूद है। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल एक कॉलर है हमारे साथ, राना दाऊद बकर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी दाऊद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये बात कर रहा हूँ जो आप ये टनल वगैरह का निजाम चला रहे हैं, क्या गवर्नमेंट इसको बराह रास्त जमींदार तक कोई फायदा पहुंचा सकती है? सॉरी, दोबारा बात करिएगा प्लीज, क्वेश्चन दोहराइएगा। जी मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो टनल फार्मिंग का रुझान है पाकिस्तान में आजकल, तो आप गवर्नमेंट बिल्कुल जो होता है ना, जो बेनिफिट है जमींदार को, वो कैसे पहुंचाएंगे? सब्सिडी आपने खादों पे दी, बराह रास्त फायदा जमींदार को नहीं पहुंचा, वो डीलर हजरात को पहुंचाए, लाइनों में लग लग के हमने वो खादे लिए। तो आप जो हमारी फसल पहले 80% 100% या हम 60% करें, सिर्फ खादे ना होने की वजह से वो अभी डीजल और खाद बहुत ही ज्यादा महंगा है। अभी भी हम अप्रोच से हमारी बह रही है काम, कैसे हम इसको कर सकते हैं? ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शहजाद साहब जवाब दीजिएगा जी। इनका जो क्वेश्चन है, ये दो इन्होंने क्वेश्चन किया। एक तो इन्होंने कहा कि खाद जो है उसकी जिमीदार को डायरेक्ट उसका फायदा नहीं हुआ और उसकी वजह से जमीन की जो फसल की प्रोडक्शन कम हो गई। देखिए खाद तो जो इन्होंने डाली है अभी, उसकी प्रोडक्शन तो अभी आनी है, सही, गंदम की पैदावार आनी है। मेरे ख्याल से उसके ऊपर कोई ऐसा फर्क हमें नजर नहीं आ रहा है। जो बाजार मुल्तान डिवीजन में मैं देखता रहा हूँ, कल भी परसों भी 3-4 दिन से फील्ड में हूँ, पैदावार गंदम की जो पिछले साल आ रही है उसके मुताबिक ही वो अप्रेजल जो उसकी यही आ रही है, नजर आ रही है जी। अब दूसरी बात जो उन्होंने की है टनल फार्मिंग की, टनल फार्मिंग गवर्नमेंट जब एक नई कोई चीज आती है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जिमीदारों को एक इनिशिएटिव देती है ताकि वो जिमीदारों के दरमियान उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। टनल फार्मिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने 2003 से लेकर 2010 तक एक मैसिव सब्सिडी दी, क्योंकि 2001-2 में ये इंट्रोड्यूस हुई है, 3 में गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया 2003 में, और अगले 7-8 साल तक गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्सिडी देती रही है। अब भी इरिगेशन के ऊपर या इसके ड्रिप का निजाम जो है उसके ऊपर सब्सिडी चल रही है। लेकिन चूंकि हमारे पास टनल्स की पहले 2002-3 से पहले टनल पाकिस्तान में लगती ही नहीं थी, तो जब वो मैसिव एरिया पे जिमीदारों को इंट्रोड्यूस हो गई और जिमीदारों को पता चल गया कि ऑफ सीजन वेजिटेबल्स या इसमें फ्रूट्स कैसे काश्त कर सकते हैं, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको, चूंकि पॉपुलैरिटी हो गई, जिमीदार को उसकी मुकम्मल नौ हो गई, तो गवर्नमेंट उससे निकल आई। अब जिमीदार हमारे पास मेलसी में, करोड़ पक्के में बहुत बड़े एरिया के ऊपर टनल्स लगती हैं और जिमीदार ने कभी नहीं कहा हमें कि सब्सिडी चाहिए। गवर्नमेंट जिमीदार अपने तौर पे लगा के उसके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि उसमें सारी सब्जियां ही ऑफ सीजन आती हैं। खीरा है, शिमला मिर्च है, सब्ज मिर्च है, टमाटर है। टमाटर का रेट जब मैक्सिमम होता है टनल में वो टमाटर आना शुरू हो जाता है, तो वो जिमीदार चूंकि स्मॉल एरिया पे है
तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं और उस प्रॉफिट की वजह से ही उनकी खुशहाली उस एरियाज में देखने वाली है, एमएलसी में और करोड़ पक्का में, जहां जहां टनल के फार्मर्स हैं वो खुशहाल फार्मर्स हैं। बस वही उनका ये था कि भाई हम लोगों को पानी भी उस तरीके से नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, तो इस हवाले से भी वो पूछ रहे थे। पानी का जो हमारा है ना जी, पानी देखें इस दफा हमारे पास जो नेक्स्ट क्रॉप आ रही है वो कॉटन की आ रही है। हम प्लान कर रहे हैं कि कॉटन की सोइंग के ऊपर पानी की जरूरत होती है। हम प्लान कर रहे हैं कि सोइंग के वक्त हमें पानी की कमी ना हो, ताकि हमारा जो कॉटन का सोइंग का टारगेट है जी, आपने देखा होगा कि कॉटन हमारे यहाँ मुल्तान में कोई 20 लाख एकड़ पे होती थी, जो कम होती 10 लाख 11 लाख एकड़ पे बहुत ज्यादा यहाँ पर इलाके ये हैं कॉटन जहाँ का पे एरिया, कपास की जो है काश्त ज्यादा की जाती है। कपास का एरिया है, आम का एरिया है, यहाँ लोग टनल फार्मिंग करते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं, और जो अच्छे फार्मर हैं जो अपने फार्मिंग में इंटरेस्ट लेते हैं जी, वो इस बिजनेस से अच्छा पैसा कमाते हैं। बिल्कुल, इस पर मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन। अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। अच्छा जी, हमारी बातचीत का सिलसिला चल रहा है, तो उस हवाले से भी बात करिएगा। जितना आप बता रहे थे धरने के हवाले से, बेरोजगारी, करप्शन मसाइल हैं, वो हम जितना भी हल करने की कोशिश करते हैं उस तरीके से काम जो है अभी बस जारी और सारी है। क्या कहना चाहेंगे? बस इसीलिए हमने एक मुल्तान के अंदर 18 मार्च का यानी कल जो है जुम्मतुल मुबारक, हमने एक धरना रखा है 9 नंबर चुंगी पर, और उसमें भी यही तमाम मसाइल को, जो मुकामी मसाइल हैं उनको भी एड्रेस किया है। इसी तरीके से जो महंगाई है, देखें अजनास आपके सामने है जी, आटे की कीमत देख लीजिए, घी की कीमत जो 500 रुपए पे चली गई है, दालें हैं, चावल है, चीनी है, उसके बाद जो इमारती सामान, अब देखें 200 रुपए जो है सिर्फ सीमेंट की बोरी की कीमत जो है एक हफ्ते के अंदर बढ़ गई है, लोहे की कीमत बढ़ गई है। इसी तरह अब बिजली की बिल है। कल हमने बिजली के, परसों जो है वो मैपको ऑफिस के सामने हमने एक मुजाहरा किया, वहां हमने गिन के बताए कि 20 टैक्सेस हैं बिजली के बिल के अंदर, ठीक, और उसके अंदर जो एक बहुत बड़ा जुल्म अवाम के साथ किया जा रहा है वो FPA के नाम पर है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम। बिल्कुल, ये तो सर बहुत ज्यादा पहले आ रहा था। ये जो है ना जी, इसमें ये क्या करते हैं जी, 4 महीने पहले का बिल जो है जी, उस पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट तय करते हैं। मसलन जो आपने नवंबर में बिल देना है तो उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होगी जुलाई की, ताकि जुलाई में, क्योंकि आपको गर्मी है, वहां आपने AC भी चलाए हैं, पंखे भी चले हैं, तो वहां बिल ज्यादा है, तो वहां फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वो होगी। और फिर जनाब अली दिसंबर के बिलों में जनाब अगस्त की होगी, जनवरी के बिलों में सितंबर की होगी, और फरवरी के बिलों में अगस्त की होगी। तो ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इसकी जो अमूमन इन्होंने रेशो रखी है वो 5 रुपए से 6 रुपए तक पर यूनिट रखी है। तो इससे आप ये देखिए कि नवंबर के बिलों में 60 अरब रुपए, दिसंबर के बिलों में 34 अरब रुपए, और इसमें जनवरी के बिलों में 56 अरब रुपए, और फरवरी के बिलों में 60 अरब रुपए। और अब जो जिसका वजीर आजम साहब ने कहा भी था कि हम 5 रुपए कम कर रहे हैं अपनी तकरीर पे, लेकिन उस पर वो खत्म नहीं किए गए। 5 रुपए 95 पैसे पूरे हैं। पहले एक दिन पहले ऐलान हुआ जी 5 रुपए 95 पैसे ओगरा की तरफ से, फिर जनाब अली उन्होंने, और नेपरा इसकी तरफ से जो है बिजली की कंट्रोल अथॉरिटी उसकी तरफ से, फिर वजीर आजम साहब ने कहा जी 5 रुपए हम कम करते हैं। लेकिन फिर जो है ना नोटिफिकेशन वही 5 रुपए 95 पैसे का है। 58 अरब रुपए इस वक्त अवाम की जेबों से निकाल लिया जाए। बिल्कुल, जो एक बिल आ रहा है, ये जो बिल आ रहा है वो उसमें हर महीने इस तरीके से जो है ना जी लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है। हमने इसके, और फिर जो बिजली आ रही है, आप देखें मीटर जो है वो चेकिंग क्या 3 दिन भी अगर आप गर्मियों के दिनों में तो खास तौर पर ये करते हैं कि जो पीक डेज होते हैं उसमें ये लेट जो है रीडिंग करते हैं। लेट रीडिंग करने की वजह से आपका जो है ना जी स्लैब बढ़ जाता है, बिल बढ़ जाता है। फिर अब इन्होंने जो है गैस का तायुन भी ओगरा को दे दिया है, उसके बिलिंग, उसकी जो है ना सारा सिस्टम 1000 अरब रुपए का जो है ना जी आपका सुई गैस जो है वो उसका डेफिसिट है। अब वो नई कीमतों का तायुन वो करेगा और 1000 रुपए भी आवाम की जेबों से निकाले जाए। तो ये सारी मसाइल हैं। इसी तरीके से महंगाई का मसला है। तो ये हमने एक
अवामी धरना रखा है, मुल्तान की सतह पर रखा है और मुल्तान में जो है वो लोगों को हमने कहा कि आप आएँ, अपनी एहतजाज करें। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि जब एहतजाज करते हैं तो तभी आपके मसाइल की तरफ कोई महकमा अदारा तवज्जो देता है। तो हम उसको लेकर चल रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर भी चल रहे हैं और ये सिलसिला हमने रोकना नहीं है, हमने इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है। और हमारा टारगेट भी मुल्तान की सतह तक ये है कि आओ सवारें अपना मुल्तान। हम अपने मुल्तान को संवारने के लिए खुद कोशिश करेंगे, खुद महकमों तक जाएंगे, उनको एहतजाज भी रिकॉर्ड करेंगे, मसाइल की निशानदेही भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मुमकिन हद तक उसको हल करने के लिए उसमें ताउन भी करेंगे। सर क्या समझते हैं जमाते इस्लामी जो है वो वोट किसकी तरफ जो है का जाएगा और किस तरह जमात इस्लामी जो है वो जमात इस्लामी ने इस जो है ना जी, ये जो सारा का सारा खेल हो रहा है इसके अंदर एब्सटेंस, यानी हमने जो है ना जी तहरीक अदम एतमाद में वोट नहीं देना जी। हम एतमाद का भी अगरचे के इमरान खान साहब को वोट नहीं दे रहे, लेकिन ये कि हम तहरीक अदम एतमाद में जो अपोजिशन का सारा सिलसिला है, जहां एक बहुत बड़ा जो है खेल हो रहा है और बहुत सारी जो है ना जी वो लोगों की खरीदो फरोख्त हो रही है, इसमें जमात इस्लामी इस कल्चर का हिस्सा नहीं बनने जा रही। वो ये कहती है कि अगर आपसे हुकूमत नहीं चल रही, मसाइल बहुत ज्यादा हैं, तो फिर आप नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं। नया इलेक्शन जो है, नया मैंडेट जो है, वो एक बेहतर ऑप्शन है कि उसके जरिए से आप लोगों को आवाम के पास जाएं और आवाम जो है उसमें अपनी राय दे। और बहुत सारे किरदार, हमारा मुतालबा ये है, इस्टेब्लिशमेंट है, अदालत है और जितने महकमा जात हैं जिनको यूज किया जाता है जो है ना जी, इसको असरअंदाज हुआ जाता है इलेक्शन पे, वो बिल्कुल गैर जानिबदार रहे। अवाम की हकीकी राय अपनी तर्जुमानी के साथ सामने आए और फिर जो है वो उस पर हुकूमत हो। ये हमारा। सर आप अदम एतमाद को कामयाब होता देख रहे हैं, क्या ये होगा? अब अभी वजीर आजम साहब जो है वो दावे तो दोनों तरफ से ऐसे ही है जी, दावे तो दोनों तरफ से, लेकिन बाहर अपोजिशन जिस तरह के दावे करती रही, पहले तो अपोजिशन ने हर मौके पर जो है हुकूमत का साथ दिया है, ठीक है ना जी, चाहे FATF का बिल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट को IMF के हवाले करने का मामला हो, और इस तरीके से पहले जितने भी मुतालबात हुए हैं उसमें सेनेट में वाज़े अददी अक्सरियत के बावजूद जो है हुकूमत के सारे बिल पास होते रहे। इसका मतलब ये है कि ये अपोजिशन हुकूमत का साथ तो देती रही है किसी ना किसी मौके पर। अब जो है वो इस मौके पर वो कहती है कि अगर हम मुखालिफ हैं तो शायद मुखालिफ हों, और फिर खरीदो फरोख्त का भी एक बड़ा सिलसिला चल रहा है। हाँ और बार्गेनिंग की जा रही है और दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। तो कभी एक तरफ की आप दावे सुने तो लगता है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, और हुकूमती दावे सुने तो लगता है कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये अब मालूम नहीं कौन किसका शिकार करता है, लेकिन हालात बहल मुल्क में जो है ना जी सियासी अपसेट है, इस टाइम जो है हॉट इश्यूज है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं जी, हमारा जो भी गवर्नमेंट हो उसके लिए काम कर रहे होते हैं, पब्लिक वेलफेयर कर रहे होते हैं। पब्लिक सर्वेंट्स का काम तो आवाम की खिदमत है। अच्छा सर, टनल फार्मिंग, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टनल फार्मिंग के हवाले से भी बताइए, क्या है? बहुत सारे लोगों को जो है इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो उसके हवाले से बताइए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने टनल फार्मिंग 2003 में पहला प्रोजेक्ट शुरू किया, और उसका मकसद ये था कि लोगों को ये बताया जाए कि गैर मौसमी सब्जियात जो हैं वो प्रोटेक्टेड कल्चर में कैसे उगाई जा सकती हैं। तो ये पंजाब के कोई 4 स्टेशन ऐसे थे जहां ये टनल फार्मिंग शुरू की। उसमें गुजरांवाला था, शेखुपुरा था, उसके बाद लिया था, विहाड़ी था, और जो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हुई है उसकी टनल फार्मिंग की, वो मुल्तान डिवीजन में हुई है। ये मुल्तान के एरिया में हुई है, जहां मेलसी में, करोड़ पक्का में, विहाड़ी में, बुरेवाला में बहुत बड़े एरिया पे लोगों ने टनल फार्मिंग करनी शुरू की। और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए बहुत सारे लोग इसमें आए और उन्होंने अच्छे पैसे कमाए। और ये कॉन्सेप्ट पैदा हो गया कि जिमीदारा जो है ना वो ट्रेडिशनल जिमीदारा नहीं है, ये एक बिजनेस बन गया है। और अब जो है मुकम्मल तौर पे लोग इसको बिजनेस के तौर पे देखते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या फवाइद जो हैं वो उनके बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मिसेस खालिक है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर सफदर साहब से बात करनी थी। जी जी, बिलों के बारे में अभी आप कह रहे थे, तो मैं यही बता रही हूँ कि बहुत ही हम परेशान हैं बिल की वजह से। हमारी बिजली खर्च होती है 600 और ऊपर टैक्स आ जाता है 1400। तो मेरा एक बेटा है, मैं बेवा हूँ, तो वो 500 रोज कमा के आता है। हम
और मुझे इनकी जमात इस्लामी से बहुत ज्यादा ही लगाव है। तो मैं ये इनको कहना चाहती हूँ कि हम लोगों का क्या बनेगा, हम क्या करें, हम तो घर की रोटी भी नहीं कर सकते, तो ये हम बिल कहाँ से अदा करें। मैंने अब भी किसी से उधार लेके तो मैंने बिल भरा है। तो मेरे फ्रिज बंद है, मेरे मोटर में से दिन में एक बार चलाती हूँ, और स्त्री भी मैं ऐसे ही कपड़े पहन लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद इतना बिल आ रहा है। हम तो इस वजह से बहुत परेशान हैं। ठीक है जी, बहुत और शुक्रिया। लिहाजा ये हमारा मसला हल करें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बड़े मसले, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। मैं आपको ये बात बता रही हूँ, हमें हमारा अदारा है अल खिदमत फाउंडेशन, खुद जमात इस्लामी का दफ्तर भी मेन मरकज में कलमा चौक पर है। मैं आपको ये बात यकीनी कहता हूँ कि गर्मियों के अंदर, ये अब गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, इसमें इस कदर बड़ी तादाद में लोग ताउन के लिए आते हैं, बिजली के बिल उनके हाथों में होते हैं, उनकी रिक्वेस्ट होती है कि हमें पैसे, हालांकि वो सफेद पोश होते हैं जी, वो मांगने वाले नहीं होते, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो दे आर अनएबल टू जो है ना जी वो उसको अपने डिपॉजिट देयर जो है ना जी वो बिल्स, तो वो आते हैं कि हमें थोड़ा सा इसमें ताउन कर दें, बिल हमारे ये इतने ये अनअफोर्डेबल हो गया है, बिजली की कीमत और बिजली के अंदर जो टैक्सेस हैं और जो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, इसकी वजह से आवाम जो है बड़ी तकलीफ में है। फिर बच्चों की फीसिस हैं, उसके लिए बहुत सारे अब ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में दाखिलों के आ जाएंगे टाइम, उसके हवाले से बहुत ज्यादा परेशानी है। और बाकी तो अभी रमजान अभी शुरू नहीं हुआ और हमारे पास वो लोगों के शनाख्ती कार्ड आने शुरू हो गए हैं कि जी हमें रमजान पैकेज के अंदर कोई हिस्सा दीजिएगा। ये मैं ये बता रहा हूं कि ये मसाइल हैं जी, और इसमें वो लोग शामिल नहीं है कि जो लोग बैगर हैं, बल्कि वो लोग शामिल हैं जो सफेद पोश हैं, मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन अपने वसाइल से अपने बच्चों का और अपने घर बार का जो है ना जी जरूरियात पूरी नहीं कर सकते। तो महंगाई ने बहुत इस वक्त जो है लोगों को तकलीफ में मुब्तला किया और आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह बात आई है। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत साहब जो कि चिश्तिया से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे शौकत साहब? मैडम वो कॉटन सीड के बारे में मालूमात लेनी थी, कौन सा सीड लगाना चाहिए, हम चिश्तिया से बात कर रहे हैं। जी शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप कुछ पूछना चाहेंगे, ये कहना चाहेंगे? सर वो बीटी वैरायटी में कौन से सीड लगाना चाहिए? जी बीटी वैरायटी में इस वक्त हमारे पास जो 665 है, 1020 है, ये नई अप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं। और इसके अलावा आपके एरिया में जो बेहतर वैरायटीज़ परफॉर्म कर रही हैं, आपका जो लोकल वहाँ का ऑफिस है चिश्तिया में, असिस्टेंट डायरेक्टर के ऑफिस में जाएं, उस एरिया के हवाले से आप वहाँ से मशवरा करें। यहाँ अगर मैं मुल्तान में बैठ के आपको बताऊंगा तो शायद कोई ऐसी वैरायटी ना बता दूं जो आपके एरिया में सूटेबल ना हो। तो आप वहाँ का जो आपका लोकल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का ऑफिस है, असिस्टेंट डायरेक्टर या आपका लोकल ऑफिसर है वहाँ का, उससे आप रब्ता करेंगे, वो आपको आपके इलाके के मुताबिक वैरायटियां बताएगा। बिल्कुल। अच्छा जी, इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और साथ ही हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं। तौकीर साहब मौजूद हैं जो कि कैरोल पक्का से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल जनाब, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा सवाल ये है जी, एक तो ये बिजली का बिल आया हुआ है हमारा खेत का ना 80,478 से, ठीक है, इसके अंदर टोटल FBA 22,619 रुपया रख के आया हुआ है। और जबकि आज की डेट 17 तारीख है और इसके अंदर जो रीडिंग की तारीख डाली हुई है 28 फरवरी है। अब 28 की डेट से 17 दिन तक ये इजाफी यूनिट आए हुए हैं। आज तक हम लोगों ने ये बिजली इस्तेमाल नहीं की हुई। और इसके अलावा मेरे साथ नहीं, अक्सर लोगों के साथ यही हाल है। अब हम लोग ये बिजली का बिल वापदा दफ्तर लेके जाते हैं तो वो वापदा वाले कहते हैं कि भैया आप जो है ना अगले महीने इसको कम कर दिया जाएगा। सही। लेकिन जब ये जो बिजली का बिल बन गया है तो इसके अंदर रेट भी इजाफी हो गया जब यूनिट ज्यादा चढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था, तो इस हिसाब से वैसे तो हमारे खान साहब जो है ना बहुत अच्छे चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो क्या जमात इस्लामी आजकल जो सूरत हाल चल रही है अपोजिशन के साथ जाएगी या फिर अदम तहरीक को इनकार करेगी? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी को किस तरफ होना चाहिए सूरत हाल के मुताबिक? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी जो है अवाम के साथ है, अवाम के मसाइल को लेकर चल रही है। गवादर में जमात इस्लामी ने एक बहुत तवील धरना दिया, अवाम के मसाइल पर धरना दिया। कराची में जमात इस्लामी ने अवाम के हकूक़ के लिए धरना दिया। इसी तरीके से हम मुल्तान के अंदर ये
जो है ना जी अवाम के मसाइल को लेकर चल रहे हैं। माजी में भी हम मुख्तलिफ इत्तेहादों और अपोजिशन जमातों के या हुकूमती जमातों के साथ रहे हैं, लेकिन हमने उन तमाम माजी के तजर्बात से ये देखा है कि पाकिस्तान की सियासत में मफादात का अंसर बहुत ज़्यादा है, और उस मफादात के अंसर में जो असल चीज़ भुला दी जाती है वो अवाम का मफाद है। यानी पब्लिक का मफाद किसी की निगाह में नहीं है, और लोगों का मफाद या ज़ाती मफाद या ज़ाती इक़्तिदार वो मतम नज़र है। जैसे अभी भाई ने भी कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर तो खान साहब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुल्क के अंदर जो है हालात बहुत है। तो इस हवाले से हम जो है ना जी इसमें हमारा तो साफ मुतालबा है कि नए इलेक्शन होने चाहिए, नया मैंडेट होना चाहिए। इमरान खान साहब ने को 3.25 साल मिल गए हैं, ये नहीं जो है डिलीवर कर सके, ये जो है इस्तीफा दें, गवर्नमेंट मुस्ताफी होकर घर जाए और एक नए मैंडेट। कॉलर भी हमारे साथ एक और मौजूद हैं, ऑन साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, मैं और मोहम्मद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक हूँ बेटी। ये मेरा एक सवाल है डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी साहब से। जी जी। कि डॉक्टर साहब, आप तो गरीबों का इलाज करते हैं, मुफ्त लोगों की आंखें भी बनाते हैं, अपनी तरफ से लेंस भी देते हैं, तो क्या आप अपनी डॉक्टर बिरादरी को ये तलकीन करेंगे कि वो भी आपकी पैरवी करते हुए गरीबों का इलाज मुफ्त करें? डॉक्टर तो गरीबों को धक्के देकर अपने क्लिनिक से निकाल देते हैं, क्या आप उन्हें कहेंगे कि वो आपकी तलकीन करें और गरीबों का इलाज मुफ्त करें या कम फीस लिया करें उनसे? ठीक है जी, बहुत ये तो आपने मेरा ख्याल है खुद ही भाई ने अपनी बात कर दी है। अल्लाह का एहसान है, जमात इस्लामी के जिम्मेदार की हैसियत से भी और एक डॉक्टर की हैसियत से भी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों की खिदमत करें। हमने मुल्तान की सतह पर खिदमत के बहुत सारे अदारे बनाए हैं। अभी नागशाह चौक पर एक बहुत बड़ा 500 बेड का हॉस्पिटल अल खिदमत फाउंडेशन के तहत काम करना शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी बहुत लो लेवल पर हम लोगों को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। यानी एक मैं आपको उसकी फिगर बताऊं कि वहाँ वाहिद वो जगह है मुल्तान के अंदर जहाँ अद्वियात 25% रियायत पर मिल रही है। अच्छा। हाँ, जो उसकी ट्रेड प्राइस है उससे 25% रियायत पर मिल रही है। ठीक है। आज से वहाँ एक फ्री आई कैंप लग रहा है और फ्री मेडिकल कैंप लग रहा है। इससे पहले हमने 250 वहाँ ऑपरेशंस भी किए हैं। इसके अलावा हमने कटे हुए होंठ और तालुओं के तकरीबन 350 ऑपरेशंस वहाँ हमने किए हैं। इसी तरह अल खिदमत का डायग्नोस्टिक सेंटर है। तो बहरहाल मैं भाई की तवज्जो बहुत अच्छी है। मैं अपने तमाम डॉक्टर बिरादरी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमारा प्रोफेशन जहाँ एक नोबल प्रोफेशन है, वहाँ ये जो है मखलूक खुदा की खिदमत और अल्लाह को राज़ी करने का भी एक प्रोफेशन है। तो इसमें बहरहाल हमारा मतमा नज़र जो है वो मरीजों का इलाज है। और बसा औकात ऐसा हो जाता है ये बात के प्रेशर की वजह से उनका रवैया जो हो जाता है, लेकिन मैं ये कि हमें बहरहाल हर हाल में जो है पेशेंस का रवैया इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर का काम ही लोगों को जो है ना सब्र की तलकीन करना है और मसीहा समझा जाता है। बहुत अच्छी तवज्जो दी है और इंशाल्लाह हम भी इस तवज्जो पर अमल करने की जो हमारे अंदर कमी कोताही है उसको भी पूरा करेंगे और औरों को भी ये नसीहत करते हैं कि इस पर अमल करें। अच्छा जी शिजा साहब, जिस तरह कॉटन के हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे, उसकी तरफ भी आएंगे, उसकी फसल को कैसे बेहतर किया जा सकता है, किस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो चाहिए उसके लिए, उस हवाले से बताइएगा जी। उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारे पास जो नई वैरायटीज आ रही हैं जिसमें पिंक रेजिस्टेंट वैरायटी है, जो 2015 से जब हमारी पिंक रेजिस्टेंट ब्रेक हुई है उसके बाद हमारी कॉटन की फसल डिक्लाइन की तरफ चली गई। लोगों को ज़्यादा स्प्रे करने पड़े, उनको प्रोटेक्शन की तरफ ज़्यादा जाना पड़ा, प्लांट प्रोटेक्शन की तरफ, और उसकी वजह से पेस्ट कम्प्लेक्स डेवलप हो गए। वाइट फ्लाई का मसला हो जाता था, पिंक का मसला हो जाता था, उनका लंबा पीरियड था जिसके अंदर उनको स्प्रे करने पड़ते थे। सो ये जो नई वैरायटीज आई हैं जिसमें 3rd जनरेशन वैरायटीज हैं, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट है और पिंक रेजिस्टेंट है, तो यकीनन जब ये वैरायटीज हमारी फील्ड में आ जाएंगी, इस साल से आ गई हैं, नेक्स्ट ईयर मजीद आ जाएंगी,
तो इससे हमारे एक तो हमारा जो स्प्रे का पीरियड है वो शॉर्ट हो जाएगा। क्रॉप को जो मुसलसल स्प्रे के स्ट्रेस में रहती थी, जब उससे निकलेगी तो क्रॉप हमारी अल्टीमेटली बेहतर हो जाएगी। और मैं जनरल कंसेप्ट के तौर पे बात करता हूँ कि अगले साल तक पिछले साल हमारी कपास बेहतर हुई है, इस साल मजीद बेहतर हो जाएगी। लोग पिछले साल के तजर्बे से पहले ऐसे डर रहे थे कि भी कपास की तरफ पहले ये था क्योंकि उस पर मेहनत काफी ज्यादा होती है और लोग जो है वो डरे हुए हैं कि अभी हम ये कपास की तरफ कैसे अब जाएं। नहीं, लोग मैं ये कहता हूँ कि ये जो खिता है ना जी, इस खिते के लोगों के खून में कपास शामिल है। बिल्कुल। और इस तरह से शामिल है कि अगर उन्होंने कपास खुद नहीं ना लगाई तो किसी के दूसरे के खेत में लगी कपास देख के खुश हो रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना जी। और कपास जो है जनूबी पंजाब में बहुत ज्यादा, और पिछले साल हमारे रिजल्ट बड़े इनकरेजिंग आए। हमने जब डिले स्प्रे की बात की है, डिले स्प्रे में जब हम स्प्रे कम हुए हैं तो उससे अल्टीमेटली हमें कपास की प्रोडक्शन में भी बेहतरी आई है और पैदावार भी हमारी बेहतर हुई है। और इस साल मजीद लोग बड़े शौक के साथ कपास लगाने के इंतजार में हैं कि मौसम आए और हम कपास लगाना शुरू करें। और कपास इंशाल्लाह इस दफा बड़ी अच्छी लगेगी। और इंशाल्लाह जिस तरह से हमने पिछले साल मेहनत करके कोशिश की है कि हम कपास को बेहतर तरीके से लेके चलें, तो इस साल भी हम पिछले साल की पैटर्न के ऊपर ही हम कोशिश करेंगे कि कपास के काश्तकारों को उसी तरह गाइड करें और कपास की पैदावार बेहतर हो। और इस दफा हमारा इंशाल्लाह एरिया भी बहुत अच्छा होगा। सर, अवेयरनेस के हवाले से भी जानेंगे कि उसके ऊपर भी कोई प्रोग्राम्स वगैरह किए जा रहे हैं? जी, अवेयरनेस के हम हर गांव में जाके किसान के कट करते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं हर गांव में जाके उनको बताते हैं कपास लगानी कैसे है, उसको पानी कैसे देना है, उसकी स्प्रे कैसे करनी है, उसकी बिजाई कैसे करनी है, बुहाई कैसे करनी है। सारे प्रोग्राम जो हैं शुरू से लेके आखिर तक, जब तक पिकिंग नहीं हो जाती, हमारे लोग हर गांव में जाके किसानों को बताते हैं कि इसके क्रॉप के साथ आपने कैसे चलना है। सही। सर, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए और बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स तक पहुंची होगी। हाज़िर नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।